हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 151। साहिल के ऐसा कहने के बाद उसकी मुस्कान गंभीर हो गई, जिसने तुरंत बॉबी और उसके परिवार को बहुत दबाव महसूस कराया। अब वे सभी हैरानी से साहिल की ओर देख रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत समय से साहिल को नहीं देखा था, लेकिन उनकी नज़रों में साहिल एक डरपोक व्यक्ति था। जब साहिल बॉबी और उसकी पत्नी से मिलता था तो वह बिल्ली के सामने चूहे की तरह व्यवहार करता था। इसके अलावा वह फेलिसिया और क्विन को देखकर भी सतर्क रहता था। ये वह सदमा था जो उन्होंने कई वर्षों के दुर्व्यवहार के बाद साहिल को दिया था। अतीत में साहिल बॉबी और उसकी पत्नी का खंडन करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर उसने कभी पलटकर बात करने की हिम्मत की तो उसे पीटा जाता था। जब वे आज पहली बार साहिल से मिले तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि वह अभी भी पहले जैसा ही है। भले ही साहिल अपने साथ दो लोगों को लाया था, उन्होंने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हें विश्वास नहीं था कि साहिल जैसा डरपोक व्यक्ति उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत करेगा। हालांकि साहिल ने न केवल अब उनका खंडन करने की हिम्मत की, बल्कि वह कटाक्ष के साथ भी बोला, जिससे बॉबी इस भारी बदलाव को स्वीकार करने में असमर्थ हो गया। वह इस बात को सहन नहीं कर सका कि उसने अपना सम्मान खो दिया। इसलिए उसने अपने सामने वाली कॉफी टेबल पर हाथ मारा, खड़ा हुआ, साहिल की ओर इशारा किया और कहा, साहिल, यह मत सोचो कि अब जब तुम बड़े हो गए हो तो मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो? मैं तुम्हारा दूसरा चाचा हूं और मैं तुम्हारा गार्डियन हूं। बचपन में मैंने तुम्हें पूरे आंगन में पीटने की हिम्मत की थी और मैं अब भी ऐसा करने की हिम्मत रखता हूं। क्विन ने भी इस समय अपने चेहरे पर एक अप्रिय भाव के साथ साहिल की ओर देखा। वह साहिल के साथ बड़ा हुआ था और वह साहिल से केवल 1 साल छोटा था। अपने माता पिता की मदद से वह अक्सर बचपन में साहिल को परेशान करता था। वह हर चीज़ के लिए साहिल को दोष देता था और अक्सर साहिल को बलि का बकरा बनाया जाता था। इसलिए उसके बजाय साहिल को पीटा जाता था और अब उसके पास साहिल के खिलाफ एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक बढ़त थी। अब भी जब वह 20 साल का था, हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद भी उसे किसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं मिला था। इसके अलावा वह समाज में लक्ष्यहीन रूप से भटक रहा था और वह कुछ बुरे लोगों के संपर्क में आया था, जिससे वह और भी श्रेष्ठ महसूस करने लगा था। अब साहिल ने उनके घर आकर पैसे मांगने और उन पर तंज कसने की हिम्मत की। क्विन की मां ने उसे बताया था कि वे पैसे उसके भविष्य में पत्नी से शादी करने और घर खरीदने के लिए थे। उन पैसों का साहिल से कोई लेना देना नहीं था। साहिल, अगर तुमने मेरे पिता के प्रति फिर से अनादर दिखाया और उन्हें नाम से बुलाया तो मेरे साथ बुरा व्यवहार करने के लिए मुझे दोष मत देना। क्विन ने भी बीच में टोका। साहिल ने क्विन की ओर अपना सिर घुमाया और सपाट आवाज में कहा, क्विन, चुप रहो, तुम आवारा। मैं तुम्हारे साथ मामला बाद में सुलझाऊंगा। लानत है, तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम पिटना चाहते हो? क्विन के बोलने के बाद वह सोफे से खड़ा हुआ और साहिल को मारने के लिए उसकी ओर झपटना चाहता था। हालांकि जैसे ही क्विन उठा, उसे एक बड़े हाथ ने सोफे पर वापस दबा दिया, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया। धत तेरे की, तुम कौन हो? अगर तुम अभी नहीं छोड़ते हो तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम शू सिटी से बाहर न निकल सको। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्विन ने बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह उस बड़े हाथ पर काबू नहीं पा सका। गॉर्डन ने क्विन की किसी भी गाली का जवाब नहीं दिया, उसने बस क्विन को थोड़ा और जोर से नीचे दबाया। इसने तुरंत क्विन को थोड़ा घुटन महसूस कराई, जिससे वह बिल्कुल भी गाली नहीं दे सका, इसलिए वह केवल अपना हाथ बढ़ाकर हवा में बेतरतीब ढंग से हिला सका। गॉर्डन विदेश में एक मर्सनरी था, इसलिए उसे क्विन जैसे गुंडे से निपटने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। ये देखकर कि क्विन को सोफे पर दबाया गया है और वह हिलने में असमर्थ है, करें जो उसके बगल में बैठी थी, तुरंत उसकी मदद करने के लिए उठी। हालांकि उसे वेन ने धक्का दिया, जो अचानक उसके सामने आ गया। फिर उसे भी एक भारी ताकत द्वारा नीचे धकेल दिया गया जब तक कि वह सोफे पर नहीं गिर गई। ये स्थिति देखकर बॉबी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह खड़ा हुआ और हथियार तलाशना चाहता था। उसकी पत्नी और बेटे को परेशान किया जा रहा था, तो वह इसे आसानी से कैसे सह सकता था? बॉबी, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप बैठे रहो। ये दोनों विदेश में मर्सनरी रहे हैं, वे युद्ध में तप चुके हैं और उनके हाथों पर खून लगा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें हरा सकते हो? साहिल ने बॉबी की ओर देखते हुए कहा। जब बॉबी हथियार ढूंढने ही वाला था तभी उसने साहिल की आवाज़ सुनी। उसका शरीर अचानक सुन्न हो गया और वह वेन और गॉर्डन की ओर देखने लगा। अध्याय 152। वेन और गॉर्डन ने भी इस समय युद्ध के मैदान में विकसित किए गए खूनी आभा के कुछ हिस्से को मुक्त किया। तुरंत बॉबी के परिवार के चारों सदस्यों को ठंड महसूस हुई और उन्होंने डर के साथ उन दोनों की ओर देखा। बॉबी का परिवार साधारण लोग थे और वे स्वाभाविक रूप से वेन और गॉर्डन जैसे युद्ध के मैदान में तपे हुए माहिरों द्वारा छोड़ी गई आभा का विरोध नहीं कर सके। बॉबी सावधानी से बैठ गया और बोला, साहिल, आखिर तुम क्या चाहते हो?
मैं बस वह वापस पाना चाहता हूँ जो मेरा है और अपने माता पिता का मुआवजा वापस लेना चाहता हूँ। जहाँ तक इस घर की बात है, मैं इसे उन वर्षों के लिए सराहना के प्रतीक के रूप में मानूंगा जब तुमने मुझे यहाँ रहने के दौरान मारा नहीं। अगर तुम तब और अधिक क्रूर होते तो शायद साहिल खुराना का अस्तित्व ही नहीं होता, साहिल ने कटाक्ष करते हुए कहा। मेरे पास पैसे नहीं हैं पर एक जान है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम हमारे साथ कुछ करने की हिम्मत करोगे। करे चिल्लाए। ये पैसा उसके बेटे क्विन के लिए पत्नी से शादी करने और घर खरीदने के लिए था। यदि यह साहिल को दे दिया गया, चूंकि क्विन के पास अभी तक कोई नौकरी नहीं थी, तो वह भविष्य में क्या करेगा। इसके अलावा इस मुआवजे पर हर साल बहुत ब्याज मिलता था। इस पैसे के बिना उनके परिवार का जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए वे साहिल को पैसा बिल्कुल नहीं दे सकते थे। बॉबी पहले ही सहमत होना चाहता था। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली था और साहिल के साथ आए दोनों लोग पहली नज़र में निपटने में आसान नहीं थे। हालांकि जब उसने सुना कि करे ने क्या कहा तो वह भी होश में आ गया। हाँ, अगर उन्होंने साहिल को पैसा नहीं दिया तो क्या साहिल उनके साथ कुछ करने की हिम्मत करेगा। तो क्या हुआ अगर वे विदेश में मर्सनरी थे। वे वैसे भी विदेश में नहीं थे। क्या वे उन्हें मारने की हिम्मत करेंगे। साहिल, हमने पैसे खर्च कर दिए हैं। तुम चाहे कितनी भी बुरी तरह चाहो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही मैं तुम्हारा दूसरा चाचा हूं और मैं तुम्हारा गार्डियन हूं। मुझे इस पैसे का प्रबंधन करने का अधिकार है, बॉबी ने कहा। साहिल को हंसी आ गई। दूसरा चाचा, गार्डियन। बॉबी, क्या तुम्हें पता है कि गार्डियन क्या होता है। क्या तुम कहलाने के योग्य भी हो। भले ही तुम गार्डियन हो, मैं अब वयस्क हूं, इसलिए तुम अब मेरे गार्डियन नहीं रहे। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। यह इस समझौते में स्पष्ट रूप से लिखा है जिस पर तुमने हस्ताक्षर किए हैं। तुमने कहा था कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो तुम मुझे पैसे वापस दे दोगे। मैं ब्याज भी नहीं मांगूंगा। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बॉबी ने जिद की। ठीक है, मैंने रिवर सिटी में सबसे अच्छे लॉयर को काम पर रखा है और वे यहाँ आने वाले होंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें आज दोपहर अदालत से समन मिल जाएगा। ध्यान से सोच लो, साहिल ने कहा। उस समय बॉबी को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। यदि वे साहिल को पैसा दे देते तो उनके बेटे क्विन के जीवन की कोई गारंटी नहीं होती। यदि वे नहीं देते और साहिल उन पर मुकदमा कर देता तो साहिल के पास मौजूद सबूतों के साथ वे निश्चित रूप से हार जाते। जब समय आता तो ये परेशानी वाली बात होती अगर इस मामले से उनकी बेटी फेलिसिया के काम पर असर पड़ता। एक तरफ उसे भविष्य में अपने बेटे के जीवन की गारंटी देनी थी, दूसरी तरफ उनकी बेटी का काम जिस पर उन्होंने इतनी मेहनत की थी खतरे में था। बॉबी और करे नहीं जानते थे कि क्या चुने। अध्याय 153। लिविंग रूम में कुछ देर सन्नाटा छा गया। साहिल ने भी उन्हें जल्दी नहीं मचाई। वह अभी भी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठा था, जैसे कि दूसरे पक्ष के निर्णय लेने का इंतजार कर रहा हो। साहिल, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हमारे पास नहीं हैं। तुम हम पर मुकदमा कर सकते हो। हमारे पास पैसे नहीं हैं, भले ही हम पर आरोप लगाए जाएं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मुझे अभी मार सकते हो। अंततः करे ने निर्णय लिया। यह मूल रूप से पैसे चुनने और अपनी बेटी फेलिसिया के भविष्य को छोड़ने के बराबर था। बॉबी ने राहत की सांस ली। चूंकि करे ने निर्णय ले लिया था तो ठीक है। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। फेलिसिया ने करे की ओर देखते हुए रोते हुए कहा। हालांकि करे ने उससे कुछ नहीं कहा। दिन के अंत में फेलिसिया एक बेटी थी और वह निश्चित रूप से भविष्य में शादी कर लेगी, जबकि बेटा वह था जो बॉबी और उसकी देखभाल करेगा जब वे बूढ़े हो जाएंगे और उनके मरने के बाद उनके लिए उचित दफन का इंतजाम करेगा। तो निश्चित रूप से वे पैसे चुनेंगे। चूंकि तुमने ये पैसा वापस न करने का फैसला किया है तो बस दोपहर में अदालत से समन का इंतजार करो। मैं तुमसे बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, साहिल ने उदासीनता से कहा। सच तो यह है कि साहिल को बॉबी और उसकी पत्नी से ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी, इसलिए वह हैरान नहीं था। उसने पहले ही इसके होने की उम्मीद कर ली थी, इसलिए उसने पहले लॉयर से संपर्क किया और उसे जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए कहा। अब चलिए दूसरे मामले पर चलते हैं, साहिल ने कहा, खड़े होकर क्विन और गॉर्डन की ओर चलते हुए। क्विन की छाती पर मौजूद गॉर्डन के हाथ ने सीधे क्विन के कपड़े पकड़े और उसे सोफे से ऊपर उठा लिया। क्विन पहले से ही डर के मारे सुन्न हो गया था, क्योंकि गॉर्डन के अधिकांश हिंसक इरादे अभी उस पर केंद्रित थे। हालांकि वह एक छोटे काउंटी स्तर के शहर में एक गुंडा था और कुछ लड़ाइयों में शामिल रहा था, लेकिन वह गॉर्डन जैसे माहिर की आभा को कैसे सहन कर सकता था। क्विन, मैं तुमसे उन चीज़ों के बारे में बहस नहीं करना चाहता जो बचपन में हुई थीं, लेकिन तुम्हारी आंट साली को छूने की हिम्मत कैसे हुई। मैं तुम्हारे साथ इस हिसाब को ठीक से सुलझाऊंगा। डी साहिल, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे अपने लोगों को बुलाने दोगे। मैं वादा करता हूं कि तुम शू सिटी से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्विन ने कमजोरी से कहा। इस समय वह अभी भी साहिल को धमका रहा था, ये सोचकर कि वह सिर्फ इसलिए जो चाहे कर सकता है क्योंकि वह शू सिटी में कुछ बुरे लोगों को जानता था।
थप्पड़। साहिल ने क्विन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। हालांकि उसने बहुत अधिक ताकत का उपयोग नहीं किया, लेकिन साहिल की वर्तमान शारीरिक स्थिति सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। इसलिए क्विन का चेहरा तुरंत सूज गया। उसके मुंह के कोनों से खून की बूंदें भी गिर रही थीं। साहिल, कुछ मूर्खतापूर्ण मत करो। तुम कानून तोड़ रहे हो। बॉबी एक तरफ से चिल्लाया। ओह, तो जाहिर है कि तुम्हें पता है कि कुछ कब अवैध होता है। क्या तुम मेरे माता पिता का मुआवजा मुझसे रोककर कानून नहीं तोड़ रहे हो? साहिल ने जवाब दिया। साहिल द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद अपने बेटे का आधा चेहरा सूजा हुआ देखकर करे ने अपना फोन निकाला और पुलिस को बुलाना चाहा। हालांकि इसे वेन ने छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। थप्पड़। साहिल ने दूसरों की अनदेखी की और एक बार फिर क्विन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। इस बार उसके चेहरे के दोनों तरफ सूजन आ गई, जिससे वह गुब्बारे जैसा दिखने लगा। साहिल के 2 थप्पड़ों के बाद क्विन के आंसू निकल आए क्योंकि इसमें बहुत दर्द हो रहा था। बॉबी और करे दोनों बहुत व्यथित दिखे, लेकिन वे असहाय थे क्योंकि उन्हें दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। चलो, मुझे और कठोर बातें कहो, साहिल ने कहा। क्विन ने आंखों में आंसू लिए चुपचाप साहिल को देखा। क्या तुम अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखते? फिर तुमने मेरी आंचसाली को क्यों मारा? साहिल ने जारी रखा। क्विन चुप रहा। मुझे बताओ, साहिल दहाड़ा। अध्याय 154। बॉबी का परिवार इतना डर गया कि वे कांपने लगे। मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने बस धीरे से उन्हें धक्का दिया था, क्विन ने कांपते हुए कहा। वह अब सचमुच डरा हुआ था। 2 से 3 साल तक न देखने के बाद साहिल एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। इससे वह थोड़ा डर गया था। सिर्फ एक हल्का धक्का, फिर उनकी कमर में इतनी बुरी चोट कैसे आई कि वह आधे महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकी। साहिल ने क्विन से अपनी आंखों में एक ठंडी रोशनी के साथ पूछा। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? साहिल क्विन की ठुड्डी तक पहुंचा। मुझे सच में नहीं पता। साहिल, मैं गलत था, कृपया मुझे छोड़ दो। क्विन रोया। क्विन रहम की भीख मांग रहा था। उसके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। साहिल अब उस पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा था। साहिल मुस्कुराया और क्विन को छोड़ दिया। गॉर्डन ने भी उसे छोड़ दिया। क्विन तुरंत सोफे पर वापस बैठ गया, हाँफते हुए। साहिल ने अपना सिर बॉबी की ओर घुमाया और कहा, बॉबी, सच कहूं तो मुझे वास्तव में पैसे की परवाह नहीं है। मैंने शुरू में इसे मांगना नहीं चाहा था, लेकिन क्विन ने मेरी आंचसाली को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, इसलिए वह वही है जिसे तुम्हें दोष देना चाहिए। याद रखना कि यदि तुम कर सकते हो तो पैसे जल्दी ट्रांसफर कर देना। अदालत दोपहर में जल्द से जल्द तुम्हारे परिवार के नाम की सभी संपत्ति को फ्रीज कर देगी। अदालत में मिलते हैं। साहिल के बोलने के बाद वह मुड़ा और लिविंग रूम से बाहर चला गया। गॉर्डन और वेन भी साहिल के साथ चले गए। बॉबी के परिवार ने लिविंग रूम में एक दूसरे की ओर देखा। वे सभी एक दूसरे की आंखों में सदमा देख सकते थे। उन्होंने 2 साल से साहिल को नहीं देखा था और तब का डरपोक व्यक्ति इतना शक्तिशाली और इतना दबंग बन गया था। तब साहिल उनके परिवार में सबसे पहले जागने वाला और सबसे बाद में सोने वाला व्यक्ति था। वह सुअर से भी बुरा खाता था और गाय से भी ज्यादा काम करता था। कभी कभी उसे बेरहमी से पीटा भी जाता था। हैसियत के अचानक बदलाव ने उनके लिए एक पल में इसे स्वीकार करना कठिन बना दिया। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? करे ने पूछा। वह भी साहिल से डरी हुई थी। जाओ अपने माता पिता से एक कार्ड उधार लो और हम पैसे वहां मूव कर देंगे। यदि नहीं तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, बॉबी ने जल्दी से कहा। परिवार क्विन के चेहरे के घाव को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए करे के मायके की ओर भागा। जब तक उनका पैसा यहाँ था, वह घाव कुछ भी नहीं था। इन वर्षों में साहिल के माता पिता से मिले 2 मिलियन के मुआवजे के कारण बॉबी का परिवार काफी बेफिक्र जीवन जी रहा था। उन्होंने साहिल के पुराने घर को किराए पर भी दे दिया था। सालाना ब्याज और किराया उनके परिवार के गुजारे के लिए काफी था, इसलिए वे बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। अब परिवार में केवल थोड़ा सा पैसा बचा था। यदि इसे फ्रीज कर दिया गया तो उनका जीवन कठिन हो जाएगा। नतीजतन जब उन्हें कार्ड मिला और वे पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक गए तो उन्होंने पाया कि उनका बैंक कार्ड काम नहीं कर रहा था और अस्थायी रूप से अनुपलब्ध था। ये निश्चित रूप से साहिल द्वारा किया गया था। वह बस बॉबी और उसके परिवार को थोड़ी उम्मीद देना चाहता था और फिर धीरे धीरे उसे निराशा में बदलना चाहता था। बॉबी और उसके परिवार ने बैंक में हंगामा किया। यह उनकी सारी संपत्ति थी, इसलिए वे आसानी से हार नहीं मानेंगे, भले ही यह अब उनका नहीं था। हालांकि बैंक उन्हें वहां ऐसा हंगामा कैसे करने देता। अंत में बैंक ने पुलिस बुलाई और पूरे परिवार को स्टेशन ले जाया गया। वहां पुलिस ने उन पर शांति भंग करने का आरोप लगाया और उन्हें सूचित किया कि वे उन्हें 5 दिनों के लिए प्रशासनिक हिरासत में रखने जा रहे हैं। उसके बाद बॉबी के परिवार को, जो अभी भी पुलिस स्टेशन में था, अदालत से समन मिला। साथ ही उनके नाम की सभी संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया। अब पूरे परिवार को पता चल गया था कि वे बर्बाद हो चुके हैं।
साहिल के बॉबी का घर छोड़ने के बाद साहिल ने वेन और गॉर्डन को आंट साली के घर एक कार ले जाने के लिए कहा ताकि वे अपना सामान हटाने में उनकी मदद कर सकें। वह खुद आंट डायना के घर चला गया। वह आंट डायना के परिवार को आंट साली की तरह रिवर सिटी जाने के लिए मनाने का रास्ता खोजना चाहता था। घर तैयार था, साथ ही वे गोल्डन लीफ होटल में नौकरी कर सकते थे ताकि उन्हें आय मिल सके और वे आराम से रह सकें। उसने बॉबी का मामला पहले ही लॉयर को सौंप दिया था और अपने संबंधों का उपयोग करके उन्हें सूचित कर दिया था, इसलिए उसे अब इस मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसे की कमी थी। आंट डायना, आंट साली के अलावा साहिल के जीवन में एक और रोशनी थी। वह भी उसके प्रति बहुत अच्छी रही थी। जूनियर हाई से ही बॉबी ने साहिल पर कोई भी पैसा खर्च करना बंद कर दिया था, इसलिए साहिल के रहने के कुछ खर्च और किताबों का भुगतान उसकी 2 अंश द्वारा किया गया था। हाई स्कूल के अपने तीसरे वर्ष में भारी शैक्षणिक कार्य के कारण उसके लिए अध्ययन करना असुविधाजनक था, क्योंकि वह आंट साली के घर में जेसी के साथ एक ही कमरे में रह सकता था। इसलिए वह 1 साल के लिए आंट डायना के घर चला गया और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। अब जब उसके पास क्षमता थी तो उसे सबसे पहले दोनों परिवारों की देखभाल करनी थी ताकि वह निश्चिंत महसूस कर सके। आंट डायना का घर शू सिटी के एक पुराने आवासीय क्षेत्र में था। आंट डायना और उनके पति दोनों पास की एक फैक्ट्री के कर्मचारी थे। उनकी केवल एक बेटी थी जो साहिल से 4 साल बड़ी थी। उसका नाम जूडी टैनर था। साहिल ने जी वैगन को सीधे एक परिचित आवासीय क्षेत्र में पहुंचाया। चूंकि यह एक बहुत पुराना आवासीय क्षेत्र था, इसलिए वहां गेट की कोई रखवाली नहीं थी। कार को नीचे खड़ा करने के बाद साहिल ऊपर आंट डायना के घर गया। उस गलियारे में चलते हुए जहां वह 1 साल रहा था, साहिल ने थोड़ा भावुक महसूस किया। कॉलेज जाने के बाद से वह यहाँ शायद ही कभी आया था। ऐसा नहीं था कि वह कृतघ्न या आसान फरामोश था, बल्कि वह सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान पार्ट टाइम काम पर जाता था। वह खुद भी अधिक पैसा कमाना चाहता था और आंट साली और आंट डायना पर कुछ बोझ कम करने की कोशिश करना चाहता था। इसीलिए वह अक्सर मिलने नहीं आता था। आंट डायना के घर की स्थिति आंट साली के घर से थोड़ी अलग थी। जब आंट डायना ने अपनी चचेरी बहन जूडी को जन्म दिया तो कुछ गलत हो गया और वह फिर से गर्भवती नहीं हो सकी। इस घटना के कारण उनके और उनके पति के बीच संबंध बिगड़ गए और वे कुछ बार तलाक भी लेना चाहते थे। हालांकि अंत की ओर यह धीरे धीरे बेहतर हो गया। साथ ही चूंकि दंपति का कोई बेटा नहीं था, इसलिए साहिल के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने साहिल के संरक्षण के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी। हालांकि साहिल ने उस समय उन्हें नहीं चुना, जिसके कारण साहिल के उनके घर जाने के बाद अंकल एलेक्स टैनर साहिल को बहुत पसंद नहीं करते थे। साहिल 4थी मंजिल पर गया और आंट डायना के घर का दरवाजा खटखटाया। खटखट। जल्द ही अंदर से पुराना सुरक्षा दरवाजा खुला। साहिल की आंखों के सामने एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह आंट डायना थीं। साहिल, क्या तुम रिवर सिटी में यूनिवर्सिटी में नहीं हो? तुम वापस क्यों आए? अंदर आओ, डायना ने पूछा। हालांकि उनके लहजे में स्पष्ट रूप से खुशी की झलक थी। क्योंकि डायना का कोई बेटा नहीं था, वह वास्तव में साहिल को अपने बेटे के रूप में मानती थीं। आंट डायना, वीकेंड है इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं, साहिल ने जवाब दिया। अंदर आओ, बाहर मत खड़े रहो। डायना ने साहिल का हाथ पकड़ा और साहिल को घर के अंदर खींच लिया। कमरे में प्रवेश करने के बाद साहिल ने पाया कि 7 या 8 लोग लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। अंकल एलेक्स और चचेरी बहन जूडी के अलावा उनके चौथे चाचा लेस्ली खुराना भी वहां थे। साहिल बाकी लोगों को नहीं जानता था। अंकल एलेक्स, अंकल लेस्ली, जूडी। साहिल पास गया और एक एक करके उनका अभिवादन किया। उन तीनों ने भी साहिल के जवाब में सिर हिलाया। अंकल लेस्ली का साहिल के साथ रिश्ता काफी सामान्य था। भले ही उन्होंने साहिल की मदद नहीं की, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कोई द्वेष भी नहीं रखा। आंट डायना का परिवार और अंकल लेस्ली का परिवार करीब थे। जहां तक अंकल बॉबी की बात है, साहिल की घटना के बाद उन्होंने उनके साथ बातचीत करना बंद कर दिया था। साहिल, मैं तुम्हें परिचय कराती हूँ। ये जूडी का बॉयफ्रेंड है, उसका नाम जूड होल्टन है और ये उसके माता पिता हैं। ये जूड की चाची है और यह उसका चचेरा भाई है। आंट डायना पास आई और 5 लोगों की ओर इशारा किया जिन्हें साहिल नहीं जानता था और एक एक करके उनका परिचय कराया। नमस्ते सबको। साहिल ने उन सभी का अभिवादन किया, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया। तभी साहिल को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। चचेरी बहन जूडी की आंखें लाल थीं, जैसे वह अभी अभी रोई हो। अंकल एलेक्स भी जहां बैठे थे वहां काफी गुस्से में लग रहे थे। समधी समधन, यह मेरा भतीजा है, मेरे तीसरे भाई का बेटा। वह वर्तमान में रिवर सिटी में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। डायना ने दूसरों से साहिल का परिचय कराया। परिचय होने के बाद साहिल अपनी आंट डायना के साथ खाना बनाने के लिए रसोई में चला गया। लिविंग रूम का माहौल बहुत गंभीर था और वह वहां नहीं रहना चाहता था। हालांकि आंट डायना ने उसे बाहर निकाल दिया क्योंकि उसकी आंट लीसा रसोई में थी और उसकी मदद की जरूरत नहीं थी।
बिना किसी विकल्प के साहिल लिविंग रूम में बैठ गया और टेलीविजन पर जो दिखाया जा रहा था उसमें व्यस्त होने का नाटक करने लगा। उसने मूल रूप से अपनी आंट डायना को अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में बताने और उन्हें अपने साथ रिवर सिटी चलने के लिए मनाने की योजना बनाई थी। हालांकि यहाँ बहुत सारे लोग थे इसलिए वह कुछ नहीं कह सका, इसलिए उसे उन्हें बताने के लिए अगले अवसर का इंतजार करना होगा। इसी समय जूडी के होने वाले ससुर ने बात करना शुरू किया। तो हमारे सुझाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं सहमत नहीं हूँ, एलेक्स ने गुस्से में जवाब दिया। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मुझे यह मत बताओ कि आप चाहते हैं कि मेरा बेटा आए और इस तरह के जर्जर घर में रहे। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हम पास में एक अच्छा स्कूल भी नहीं है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आप शिक्षा के मुद्दे को कैसे हल करने की योजना बना रहे हैं? अगर वे एक दूसरे के प्यार में इतने गहरे नहीं होते तो मैं उन्हें अलग कर देता। माँ, आप क्या कह रही हैं? जूड चिल्लाया। चुप रहो जूड, मुझे यह मत बताओ कि तुम वास्तव में यहाँ अपनी पूरी जिंदगी रहने की योजना बना रहे हो। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हें उनके साथ रहने की अनुमति दूं। जूड की माँ ने जिद की। जूड ने और कुछ नहीं कहा, वह भी हमेशा के लिए इस जगह पर नहीं रहना चाहता था। अत्यधिक क्रोधित होकर एलेक्स खंडन करना चाहते थे लेकिन कुछ कह नहीं सके। उनकी पारिवारिक स्थिति वास्तव में जूड की तुलना में खराब थी। जूड के लिए शादी करना और उनके साथ रहना वास्तव में बहुत अधिक मांग थी, लेकिन जूडी उनकी इकलौती बेटी थी और वह नहीं चाहते थे कि वह बाहर जाए। वह रिटायर होने के बाद अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते थे। यदि उनकी बेटी की बाहर शादी हो जाती है तो वे और उनकी पत्नी रिटायर होने के बाद अकेले और दयनीय रह जाएंगे। तभी डायना बाहर आई और बोली, दरअसल हमने पहले ही घर खरीदने का फैसला कर लिया है। हम हाल ही में कुछ विकल्पों को देख रहे हैं, इसलिए आपको उनके बच्चे की शिक्षा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। घर खरीदेंगे? आपको लगता है कि मुझे आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में नहीं पता? आप और आपके पति दोनों सिर्फ साधारण मजदूर हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप घर खरीद सकें। क्या आपको पता है कि इन दिनों घर कितने महंगे हैं? यहाँ तक कि सेकंड हैंड घर भी महंगे हैं और मेरा बेटा शादी के बाद सेकंड हैंड घर में रहने वाला नहीं है। डायना शांत रहीं। वे वास्तव में एक स्कूल क्षेत्र में एक सेकंड हैंड घर खरीदने की योजना बना रहे थे, वह भी काफ़ी पुराना। वे बस एक नया घर नहीं खरीद सकते थे। जूडी धीरे धीरे सुबकने लगी। उसके माता पिता चाहते थे कि उसका बॉयफ्रेंड जूड शादी के बाद उनके साथ रहे, जबकि उसके बॉयफ्रेंड के माता पिता कड़ा विरोध कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी पारिवारिक स्थिति उसके बॉयफ्रेंड की तरह अच्छी नहीं थी और वह भी अपने बच्चे को एक अच्छा शैक्षिकी वातावरण देना चाहती थी। अपने बॉयफ्रेंड के माता पिता से सहमत होने से उसे रोकने वाली एकमात्र बात यह थी कि उसे अपने खुद के मम्मी और पापा के लिए बुरा लग रहा था। हालांकि चूंकि वह अब गर्भवती थी, इसलिए उन्हें शादी को आगे बढ़ाना था। वे कहाँ रहना है इस मुद्दे को और अधिक नहीं खींच सकते थे। जूड बस उसके बगल में चुपचाप उसके कंधे को थपथपा सका। उसके पास भी कोई ऐसा समाधान नहीं था जिससे दोनों का भला हो। कुछ देर तक उनकी बातें सुनने के बाद साहिल को आखिरकार अंदाजा हो गया कि क्या चल रहा है। जूडी अब गर्भवती थी, इसलिए उन्हें जल्द ही शादी करनी थी। हालांकि अंकल एलेक्स चाहते थे कि नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद उनके साथ रहे। जूडी के होने वाले ससुराल वाले आंट डायना की खराब पारिवारिक स्थिति के कारण सहमत नहीं थे और वे बच्चे की भविष्य की शिक्षा को लेकर चिंतित थे। यह मुद्दा लगभग 1 महीने से चल रहा था और ये देखते हुए कि जूडी का अजन्मा बच्चा दिन ब दिन बड़ा हो रहा है, शादी को टाला नहीं जा सकता था। हालांकि ऐसा कोई समाधान नहीं निकला था जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो सकें। साहिल को एहसास हुआ कि स्वर्ग उसके पक्ष में है। उसकी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आंट डायना और उनके परिवार को रिवर सिटी जाने के लिए कैसे मनाया जाए, खासकर तब जब वे दशकों से यहाँ रह रहे थे। यदि जेसी नहीं होती तो आंट साली के परिवार को मनाना भी मुश्किल हो सकता था। अब उसके लिए समाधान सुझाने का सही समय था। चूंकि जूडी के ससुराल वाले सेकंड हैंड घर स्वीकार नहीं करेंगे, तो $100 मिलियन के साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस में मौजूद उस नए घर के बारे में क्या ख्याल है? उन्हें इसे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। यदि ससुराल वाले शिक्षा के बारे में चिंतित थे तो साउथ रिवर प्रोविंस का सबसे अच्छा स्कूल साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस के ठीक बगल में था। वहाँ एक किंडरगार्टन भी था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वे उसे मना कर सकें। साहिल का मूड तुरंत सुधर गया। उसने दोपहर के भोजन के दौरान खुशी खुशी खाया, अपने अच्छे मूड के साथ इस तथ्य को जोड़ते हुए कि उसे आंट डायना के हाथ का बना खाना खाए हुए काफ़ी समय हो गया था। साहिल ने दोपहर के भोजन के दौरान काफ़ी मात्रा में खाना खाया। बेशक अपने बॉडी स्टैट्स को बढ़ाने का स्वाभाविक रूप से मतलब था कि उसे अधिक खाना भी था। जब जूड के परिवार ने साहिल को खाते हुए देखा तो उन्होंने अपना सिर हिलाया। उन्होंने सोचा कि साहिल कितने समय से भूखा रहा होगा और क्या वह यहाँ केवल खाने के लिए आया है। हालांकि बाकी सभी ने ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि जोड़े के रहने का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ था।
कोई भी दोपहर के भोजन का आनंद लेने के मूड में नहीं था, खासकर आंट डायना का परिवार नहीं। उनके पक्ष का हर कोई भूख की कमी महसूस कर रहा था, जबकि जूडी ने एक निवाला भी नहीं खाया। खाने और मेज साफ करने के बाद सब फिर से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठे। हालांकि वे किसी भी तरह से सहमत नहीं हो पा रहे थे। साहिल ने एक मौका देखा और खड़े होकर कहा, मेरे पास एक विचार है जिस पर मुझे यकीन है कि आप सभी सहमत होंगे। सबने साहिल की ओर देखा और जूडी की आंखों में उम्मीद की एक चमक दिखाई दी। क्या विचार है? डायना ने पूछा। आंट डायना, आप सब रिवर सिटी जा सकते हैं। न केवल वहाँ का वातावरण अच्छा है, बल्कि शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है। आगे के विकास के लिए भी बहुत जगह है, साहिल ने कहा। इससे पहले कि डायना कुछ कह पाती, जूड की माँ पहले चिल्लाईं, रिवर सिटी चले जाएं? कैसे? क्या तुम्हें पता है कि रिवर सिटी में एक घर की कीमत कितनी है? वे शू सिटी के स्कूल क्षेत्र में एक नया घर नहीं खरीद सकते और तुम चाहते हो कि वे रिवर सिटी चले जाएं? क्या तुम पागल हो गए हो? डायना ने मूल रूप से सोचा था कि साहिल के पास कोई अच्छा विचार है, लेकिन उसकी बात सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कितना अविश्वसनीय था। यदि वे रिवर सिटी जाने का खर्च उठा सकते तो उन्हें यहाँ बहस नहीं करनी पड़ती। जूडी की आंखों में उम्मीद की किरण बुझ गई। आंट डायना, मैं वास्तव में आपसे कुछ चर्चा करने आया हूँ। मैं आशा कर रहा था कि आप रिवर सिटी जा सकें ताकि मैं पितृभक्ति दिखा सकूं और उन सभी वर्षों की देखभाल का बदला चुका सकूं जो आपने मुझे दिखाई थी। मैंने आपके लिए रिवर सिटी में रहने के लिए पहले से ही एक जगह तैयार कर ली है, साहिल ने गंभीरता से कहा, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। डायना और एलेक्स ने सोचा कि साहिल डेंगे हाँक रहा है और उन्हें अपने होने वाले ससुराल वालों के सामने थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। जूड के परिवार ने साहिल को उपहास के साथ देखा। तुम साहिल हो, है ना? तुम इस तरह का अविश्वसनीय झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? तुम हमें बता रहे हो कि तुम रिवर सिटी में घर खरीद सकते हो, और एक अपनी आंट डायना को उपहार में देने के लिए। तुम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, तुम रिवर सिटी में घर कैसे खरीद सकते हो? तुम स्कूल से पागल हो गए होगे। हम जूड की मां ने व्यंग्यात्मक ढंग से सवाल किया। बिल्कुल, क्या तुम्हें पता भी है कि रिवर सिटी में घर खरीदना कितना महंगा है? तुम्हें लगता है कि तुम इकलौते हो जो वहां घर खरीदना चाहते हो? इस तरह का अविश्वसनीय झूठ बोलने के लिए कम से कम थोड़ी शर्म तो दिखाओ। कौन जानता है कि तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी में प्रवेश कैसे मिला? यह कोई संदिग्ध यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हम जूड की चाची ने जोड़ा। हमें बाद में पता चल जाएगा कि मैं डेंगे हाँक रहा हूं या नहीं। लेकिन अगर साउथ रिवर यूनिवर्सिटी, जो देश की शीर्ष 10 यूनिवर्सिटी में से एक है, को संदिग्ध माना जाता है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप किसे अच्छा मानती हैं, साहिल ने पूछा। क्या साउथ रिवर यूनिवर्सिटी? साउथ रिवर प्रोविंस में रहने वाले लोगों के रूप में वे सभी एसआरयू की प्रतिष्ठा से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि साहिल एसआरयू का छात्र होगा। उनके विशाल परिवार में पहले कोई भी एसआरयू में प्रवेश पाने में सफल नहीं हुआ था। तो क्या हुआ अगर तुम एसआरयू में पढ़ते हो? सिर्फ इसलिए कि तुम वहां पढ़ते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपनी इच्छानुसार डेंगे हाँकने का अधिकार मिल जाता है। जूड की चाची ने खंडन किया। जो सोचना है सोचिए, लेकिन अगर हमें पता चलता है कि मेरे पास वास्तव में आंट डायना और उनके परिवार के लिए एक घर तैयार है, तो आप सहमत होंगे कि शादी के बाद जूडी और उसका बॉयफ्रेंड आंट डायना के साथ रहेंगे। साथ ही उनके पहले बच्चे का उपनाम जूडी का होगा। कैसा रहेगा? साहिल ने जवाब दिया। जरूर, अगर तुम उनके लिए रिवर सिटी में एक अच्छा घर ढूंढ सकते हो तो मैं तुम्हारे अनुरोध से सहमत हूँ, जूड की मां ने कहा। फिर उसने कुछ सोचकर जोड़ा, लेकिन भले ही घर रिवर सिटी में हो, वह कहीं ग्रामीण नहीं हो सकता, उसे एक स्कूल के करीब होना चाहिए। घर भी 200 वर्ग मीटर से छोटा नहीं हो सकता। वह स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं करती थी कि साहिल जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास रिवर सिटी में घर खरीदने की वित्तीय क्षमता थी। उसे किसी को उपहार में देना तो दूर की बात थी। इस मामले में कि साहिल ने उसे कहीं दूर एक घर दिखाकर मूर्ख बनाने का फैसला किया, उसने वे शर्तें भी जोड़ दीं। जरूर, क्या आप यहाँ कार चलाकर आए थे? साहिल ने पूछा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि यह कौन सा युग है? कार होना एक मानक है, इसलिए निश्चित रूप से हमारे पास एक होगी। बढ़िया, तो बाद में मेरे साथ चलिए, साहिल ने कहा। फिर वह डायना की ओर मुड़ा और कहा, चलिए रिवर सिटी में घर देखते हैं, आंट डायना। साहिल, आंट डायना चिल्लाईं। मुझ पर विश्वास करें, आंट डायना। साहिल ने उनकी ओर देखा और ईमानदारी से कहा। डायना ने काफी देर तक उसकी ओर देखा और फिर जवाब दिया, ठीक है। उन्हें विश्वास था कि साहिल उनसे झूठ नहीं बोलेगा। अंकल एलेक्स, जूडी, हमारे साथ आइए, साहिल ने एलेक्स और जूडी की ओर मुड़कर कहा। फिर वे सभी नीचे चले गए। जूड का परिवार साहिल और आंट डायना के पीछे पीछे चल रहा था। वे देखना चाहते थे कि साहिल इस झूठ को कैसे छिपाने की योजना बना रहा है। यदि जूडी का परिवार शर्मिंदा होता तो वे निश्चित रूप से शादी के बाद जूड के उनके साथ रहने का अनुरोध करना बंद कर देते।
हालांकि जूड का परिवार तब हिलने में भी असमर्थ था जब वे नीचे पहुंचे और साहिल को अपनी बेंच जी क्लास के दरवाजे खोलते देखा। वे शू सिटी में काफ़ी संपन्न परिवार थे जिनके पास एक घर और एक कार थी, लेकिन वह 1 लाख से थोड़ा अधिक मूल्य की एक छोटी कार थी। बेंच जैसी लग्जरी कार चलाना ऐसा कुछ था जिसका वे केवल सपना ही देख सकते थे। इस जी वैगन को तो छोड़ ही दें, जो सभी बेंच मॉडलों में सबसे शानदार मॉडलों में से एक थी। यह उनकी उन व्यंग्यात्मक टिप्पणियों का एक शक्तिशाली जवाब था कि साहिल निश्चित रूप से डेंगे हाँक रहा था। होल्टन्स शर्मिंदगी से लाल हो गए, यहाँ तक कि साहिल की आंट डायना और अंकल लेस्ली के परिवार भी जो देख रहे थे उससे हैरान थे। जूड के परिवार की तो बात ही छोड़िए। शू सिटी जैसी जगह में बेंज को पहले से ही एक अत्यंत शानदार कार माना जाता था। वे पॉर्श या फरारी को नहीं पहचानते होंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से बेंज या BMW को पहचानते होंगे क्योंकि ये दोनों ब्रांड उनके मन में बसी लग्जरी कारें थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि साहिल ऐसी कार लेकर आएगा। रिवर सिटी में घर खरीदने की साहिल की क्षमता अब कम अविश्वसनीय लग रही थी। अंदर आइए, आंट डायना। साहिल ने उनके लिए आगे की यात्री सीट का दरवाजा खोला। साहिल, क्या ये तुम्हारी कार है? डायना ने पूछा। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि साहिल ऐसी लग्जरी कार खरीद सकता है। हाँ, साहिल ने जवाब दिया। तुमने इसे कैसे खरीदा? उसकी चिंता मत कीजिए, आंट डायना। बस पहले अंदर बैठिए, वहां पहुंचकर मैं और समझाऊंगा। आंट साली और उनका परिवार पहले ही रिवर सिटी जाने के लिए सहमत हो गया है, इसलिए मैंने आपके घर को उसी क्षेत्र में रखने की व्यवस्था की है। चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ भी अवैध नहीं किया, साहिल ने वादा किया। डायना ने और कुछ नहीं पूछा और बेंच जी क्लास की यात्री सीट पर बैठ गईं। यदि साहिल ने बाद में समझाने का वादा किया था तो वह उसका इंतजार करेंगी। फिर भी वह वास्तव में चिंतित थीं कि साहिल का पैसा अवैध कामों से आया हो सकता है। इंजन चालू करते हुए वह निकलने के लिए तैयार हुआ। जोड़ा अजीब तरह से अपनी जगह पर खड़ा रहा। एक समय उनके पास उस कार में बैठने का अधिकार था। साहिल अब बड़ा हो गया था, उसे समझाने का कोई मतलब नहीं था। शू सिटी में एक भी 3 स्टार होटल नहीं था। साहिल, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? डायना ने पूछा। बाकी सबने भी साहिल की ओर देखा। चिंता मत कीजिए, आंट डायना, मुझे सब व्यवस्था करने दीजिए, साहिल ने आश्वासन दिया। एक बार फिर डायना ने विरोध नहीं किया। वह ये देखकर राहत महसूस कर रही थी कि साहिल बड़ा हो गया है और सफल हो गया है। साहिल और अन्य लोग गोल्डन लीफ होटल के भव्य हॉल में प्रवेश ही कर रहे थे कि होटल के नए मैनेजर ने उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से नीचे का रुख किया। उसने अभी अभी VIP के एक समूह को ऊपर उनके कमरों में भेजा था जब उसे साहिल के आने की सूचना मिली। इस प्रकार वह जल्दी से नीचे की ओर भागी। मिस्टर खुराना, गोल्डन लीफ होटल में आपका स्वागत है। हमने आपके द्वारा प्री ऑर्डर किया गया रात का खाना पहले ही तैयार कर लिया है, कृपया मेरे साथ आइए। सुंदर मैनेजर ने साहिल से कहा। वह उसे एक चेयरमैन जैसा स्वागत देने वाली थी, लेकिन साहिल की आंखों से मिलते ही उसने तुरंत अपना अभिवादन बदलकर एक साधारण ग्राहक जैसा कर दिया। साहिल और अन्य लोग मैनेजर के पीछे एक निजी कमरे में चले गए जो विशेष रूप से उसके लिए तैयार किया गया था। मैनेजर ने उनके लिए दरवाजा खोला और अन्य लोग साहिल के पीछे अंदर चले गए। डायना और जूड का परिवार निजी कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गया। उनके सामने की विशाल मेज उत्कृष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी, जबकि ताजे पके हुए व्यंजनों की भाप कमरे में भर गई थी। विशाल लॉबस्टर और किंग क्रैब सबसे आकर्षक व्यंजन थे। वहाँ हर तरह के व्यंजन भी थे जिन्हें वे पहचानते नहीं थे। सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा था और टेलीविजन पर जो देखते थे उससे कहीं अधिक उत्तम दर्जे का था। वे दोनों परिवार पहले से ही भूख से मर रहे थे और वे भोजन को देखकर अपनी लार नहीं रोक सके। साहिल ने सबसे पहले आंट डायना के लिए एक कुर्सी निकाली, इससे पहले कि उसने बाकी सभी को बैठने के लिए कहा। बैठने के बाद भी हर कोई अपने व्यवहार के प्रति अत्यधिक सचेत महसूस कर रहा था। साहिल द्वारा डायना को कुछ व्यंजन परोसने और खुद खाना शुरू करने के बाद ही उन्होंने अपनी कटलरी पकड़ी। खाने के बजाय युवाओं ने, जूड, उसकी चचेरी बहन और जूडी ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर व्यंजनों की तस्वीर पोस्ट करने के लिए अपने फ़ोन निकाले। वे इस तरह दिखाने के अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे। जल्द ही बाद में उनकी तस्वीरों को उनके दोस्तों की वाहवाही मिली। सभी प्रकार की टिप्पणियां थीं, मुख्य रूप से ईर्ष्या या जलन की। शायद खाने के विकार वाले लोगों को छोड़कर कोई भी इतने अच्छे भोजन को अस्वीकार करने में सक्षम नहीं था। उनके दोस्तों की प्रतिक्रियाओं ने इस प्रकार उनकी व्यर्थ इच्छाओं को संतुष्ट किया। जूडी की पोस्ट में कुछ तस्वीरें और कैप्शन था, मेरे भाई की ओर से उत्साहपूर्ण आते थे। लेस्ली के घर पर लेस्ली और उनकी पत्नी लिविंग रूम में बैठकर टेलीविजन देख रहे थे। सेड्रिक की आज वीकेंड होने के कारण अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने की योजना थी, इसलिए वह अपने माता पिता के साथ अपनी आंट डायना के घर नहीं गया। इस समय सेड्रिक ने अपने फ़ोन पर जूडी की इंस्टाग्राम पोस्ट देखी। तस्वीर में अच्छे खाने को देखकर वह तुरंत दंग रह गया। उसने पहले कभी इतना अच्छा खाना नहीं देखा था।
लॉबस्टर और किंग क्रैब बिल्कुल स्वादिष्ट लग रहे थे और वह जल्दी से लिविंग रूम की ओर भागा। मम्मी, पापा, आप दोनों आज आंट डायना के घर गए थे, है ना? मुझे लगा कि आप जूडी और उसके बॉयफ्रेंड की शादी के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप मुझे अच्छा खाना खाने के लिए साथ क्यों नहीं ले गए? उसने सोचा कि तस्वीरें दोपहर के भोजन के दौरान ली गई थीं। फिर उसने अपना फ़ोन लेस्ली और लीसा को दिया। लेस्ली और उनकी पत्नी तस्वीरें देखकर अब शांत नहीं रहे। उन्होंने टेलीविज़न पर ही ऐसा खाना देखा था। वे केवल कल्पना ही कर सकते थे कि भोजन की इस मेज की कीमत कितनी रही होगी। जूडी के कैप्शन के साथ मिलकर वे समझ गए कि यह वही रात का खाना होना चाहिए जो साहिल ने उन दो परिवारों को दिया था। ऐसा लग रहा था कि साहिल वास्तव में सफल हो गया है। साहिल ने डायना के परिवार को रिवर सिटी में घर देने का वादा भी किया था, लेकिन यह ऐसा लाभ नहीं था जिसका वे भी आनंद ले सकें। साहिल के चाचा के रूप में लेस्ली के पास साहिल के साथ वैसा ही अच्छा रिश्ता बनाने का मौका था जैसा सालों पहले डायना ने बनाया था। यदि ऐसा होता तो उनका परिवार भी साहिल की संपत्ति का आनंद लेने में सक्षम होता। हालांकि साहिल के संरक्षण और $2 मिलियन के मुआवजे की लड़ाई हारने के बाद लेस्ली ने फिर कभी साहिल की परवाह नहीं की। अब दिलचस्पी न होने के कारण लेस्ली ने फ़ोन एक तरफ फेंक दिया और कहा, यह दोपहर का भोजन नहीं था। तुम्हारी आंट डायना के साथ हमने जो दोपहर का भोजन किया था वह साधारण घर का बना खाना था। तो ये रात का खाना है। क्या आप लोग आंट डायना के परिवार के करीब नहीं हैं? उन्होंने हमें अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं देखा। मुझे परवाह नहीं है, मैं भी यह खाना चाहता हूँ, सेड्रिक ने थोड़ा गुस्से में कहा। लेस्ली पहले से ही साहिल के साथ अच्छे संबंध बनाने का मौका चूक जाने के कारण चिढ़े हुए थे। सेड्रिक का अब आपा खोना केवल उनके गुस्से को बढ़ाने का काम किया था और वह अपने बेटे पर चिल्लाए, तुम्हें बस खाना आता है। अपने कमरे में जाओ और अपना होमवर्क खत्म करो। यदि तुम यूनिवर्सिटी में नहीं गए तो तुम सिर्फ गंदगी खाओगे। सेड्रिक दंग रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लेस्ली अचानक उस पर चिल्लाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बेडरूम में भागा और अपने पीछे धमाके के साथ दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हें क्या हुआ है? तुम ही थे जिसने तब वह फैसला लिया था। इसमें हमारे बेटे की कोई गलती नहीं है। तुम्हें बस अपने बेटे पर अपना गुस्सा निकालना आता है। मैंने तुमसे साहिल के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा था। वह अभी भी तुम्हारा भतीजा है ना? लेकिन नहीं, तुमने नहीं सुना। तुमने कहा कि जिसे मुआवजा मिला यह उसकी समस्या है। अब तुम क्या करना चाहते हो? हम लीसा ने नाराजगी से शिकायत की। लेस्ली ने कोई जवाब नहीं दिया और सोफे पर लेट गए। ये सच था कि लड़के द्वारा बॉबी के साथ रहने का फैसला करने के बाद उन्होंने साहिल के प्रति चिंता नहीं दिखाई। उन्हें बस इतना पता था जो डायना ने उन्हें बताया था कि साहिल बॉबी की देखरेख में अच्छी तरह से नहीं रह रहा था। वहाँ बाल शोषण के संकेत थे और डायना को उम्मीद थी कि वह हस्तक्षेप कर सकते हैं, सिर्फ लेस्ली के ये कहने के लिए कि साहिल के साथ जो हो रहा है वह उसका खुद का किया धरा है और यह उनकी समस्या नहीं है। साहिल अब अमीर था, वह एक लग्जरी कार खरीद सकता था, डायना के परिवार के लिए घर खरीद सकता था और उन्हें अच्छा खाना खिलाने ला सकता था। जितनी उन्हें ईर्ष्या थी उतना ही उन्हें पछतावा भी महसूस हो रहा था। उन्हें साहिल के प्रति किसी प्रकार की चिंता दिखानी चाहिए थी, वरना आज चीजें इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। अब बहुत देर हो चुकी थी और उनके कहने से कुछ भी नहीं बदलने वाला था। काश मुझे पता होता। लीसा ने अपने पति को और अधिक उकसाने के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने शायद उसे साहिल के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए मनाया होगा, लेकिन उन्होंने कोई वास्तविक कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जो कुछ किया वह केवल बातें थीं। बात बस इतनी थी कि अब जब साहिल अमीर था, डायना की वित्तीय स्थिति सबसे खराब से बदलकर भाई बहनों में सबसे अमीर हो गई थी और इसने उन्हें निराश कर दिया था। लोगों में असीमित क्षमता होती थी। ये भोजन की एक विशाल मेज थी और उन 9 लोगों को लगभग 1 दर्जन व्यंजनों को खत्म करने में पूरे 2 घंटे लग गए थे। साहिल ने सबसे अधिक खाया, हालांकि यह उसके उन्नत बॉडी स्टैट्स के कारण था। वृद्धि के बाद से उसकी भूख बढ़ गई थी। जिस बात ने उसे चौंका दिया वह यहाँ बैठे साधारण लोगों की बड़ी भूख थी। ये होश उड़ा देने वाला था। वह नहीं जानता था कि ये लोग इतना अधिक केवल इसलिए खा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतना अच्छा खाना कभी नहीं देखा था। परिणामस्वरूप वे भोजन बर्बाद करने के लिए अनिच्छुक थे, इसलिए पेट भरने के बाद भी वे नहीं रुके। वे थोड़ा आराम करते और खाना जारी रखते जब तक कि लगभग सब कुछ खत्म न हो जाए, इससे पहले कि वे अपनी कटलरी नीचे रखें। जूड और 2 अन्य युवतियों ने थोड़े आराम के दौरान इन व्यंजनों को खोजने के लिए अपने फ़ोन भी निकाले। कम से कम $1 मिलियन। इसने उन्हें भोजन बर्बाद करने के लिए और अधिक अनिच्छुक बना दिया। खाने के बाद उन्होंने थोड़ी देर आराम भी किया। साहिल ने होटल मैनेजर से उन्हें कुछ हाई क्लास स्वीट्स में चेक इन कराया ताकि हर कोई रात भर आराम कर सके। आज रात घरों को देखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट रात के लिए काम बंद कर चुका होगा। वे आज किसी भी कागज पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे, इसलिए एकमात्र विकल्प कल तक इंतजार करना होगा।
अगले दिन नाश्ते के बाद साहिल सबको साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस ले आया। साहिल की जी वैगन आसानी से रेजिडेंस में चली गई, लेकिन जूड के परिवार की लगभग 100 मिलियन मूल्य की सस्ती कार को बाहर सुरक्षा गार्डों ने रोक लिया। ये सुरक्षा गार्ड पिछले कुछ सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने रेजिडेंस में कोई सस्ती कार आते नहीं देखी है। साहिल की जी वैगन को पहले से ही वहाँ रहने वाले किराएदारों के बीच सबसे सस्ती कार माना जाता था, इसलिए ये सही था कि उन्होंने आगंतुकों को रोका और जांच की। हे, आप लोग क्या कर रहे हैं? जाए, ये जगह आपके लिए नहीं है। एक सुरक्षा गार्ड जूड के माता पिता के पास गया और चिल्लाया। भले ही वह ऐसी कार नहीं खरीद सकता था, लेकिन उसे उन लोगों के प्रति सम्मान दिखाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई जो ऐसी सस्ती कार चलाते थे। गार्ड के पास यहाँ काम करने के बाद से बहुत बचत नहीं हुई होगी, लेकिन उसके मानक निश्चित रूप से आसमान छू गए थे। यहाँ, भाई, सिगरेट पी लो। हम अपने सामने वाली कार का पीछा कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, जूड के पिता ने विनम्रता से कहा और सुरक्षा गार्ड को एक सिगरेट दी। वह अभी भी काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि यह एक विशाल शहर था और वह यहाँ एक अजनबी था। गार्ड ने सिगरेट ली और वॉकी टॉकी में बोला, नो 6 नंबर 6 एक बेंच जी क्लास अभी अंदर गई है, ड्राइवर से उसका निवास प्रमाण मंगवाओ और मुख्य द्वार पर आओ। यहाँ एक आगंतुक है। कॉपी कॉपी। वॉकी टॉकी के दूसरे छोर से एक आवाज़ आई। फिर सुरक्षा गार्ड ने जूड के पिता से अहंकारपूर्वक कहा, अपनी कार किनारे पर खड़ी करो और भागो मत। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप लोग अपनी इच्छानुसार प्रवेश कर सकें। जूड की माँ और चाची दोनों क्रोधित थीं। शू सिटी में उनके साथ कभी ऐसा अहंकार नहीं दिखाया गया था। यह आदमी सिर्फ एक मामूली सुरक्षा गार्ड था, उसे उनके साथ इतना अहंकार दिखाने का कोई अधिकार नहीं था। आपका क्या मतलब है? आपके कहने का क्या मतलब है कि यह ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे जैसे लोग अपनी इच्छानुसार प्रवेश कर सकें? तुम सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हो। किराएदार बनने के बाद हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे। जूड की मां सुरक्षा गार्ड पर चिल्लाई। सही बात है, तुम सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हो। तुम इतना अहंकार दिखाने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। जूड की चाची ने मदद की। हाँ, आप एक किराएदार, आप मुझे नौकरी से निकलवा देंगी। क्या आपको पता भी है कि यह जगह कहाँ है? ये साउथ रिवर प्रोविंस का सबसे महंगा आवासीय क्षेत्र है। यहाँ सबसे सस्ते घर की कीमत 50 मिलियन है और कीमतें $400 मिलियन तक जा सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ किराएदार बन सकती हैं। सपने देखते रहिए, क्यों नहीं? सुरक्षा गार्ड ने बेरहमी से उपहास किया। इसने कार में बैठे लोगों को चौंका दिया। यहाँ सबसे सस्ते घर की कीमत 50 मिलियन है और कीमतें 400 मिलियन तक जा सकती हैं। ये पूरी तरह से उनकी कल्पनाओं से परे था। शू सिटी में उनके घर की कीमत केवल 4 से 5 लाख के आसपास थी। बेहतर क्षेत्रों में बड़े घरों की कीमत अधिक हो सकती है, लेकिन कीमतें कभी भी $1 मिलियन से अधिक नहीं हुईं। इन घरों से यह एक बहुत बड़ा अंतर था जिनकी कीमत कम से कम 50 मिलियन थी। ये देखते हुए कि उसकी बातों ने इन आगंतुकों को चौंका दिया है, सुरक्षा गार्ड को और अधिक विश्वास हो गया कि वह गांवों के लोगों से बात कर रहा है। इस प्रकार उसने उपहास करना जारी रखा, अपनी कार किनारे पर ले जाए। रास्ता मत रोकिए, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक बड़ी हस्ती है। आप रास्ता रोककर उनका समय बर्बाद करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जूड के पिता जल्दी से अपनी कार किनारे पर ले गए और साहिल और अन्य लोगों के आने और उन्हें ले जाने का इंतजार करने लगे। कार में बैठे अन्य लोगों को भी अचानक याद आया कि साहिल उन्हें घर दिखाने यहाँ आया था। क्या घर इसी रेजिडेंस में था? एक घर जिसकी कीमत कम से कम 50 मिलियन थी। वह शादी के बाद ये घर उनके बेटे को उपहार में देने जा रहा था। कार में बैठे तीनों ने सदमे और आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखा। वे इतनी बड़ी किस्मत के अचानक आने से दंग रह गए थे। होल्टन्स को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और साहिल उन्हें लेने बाहर आ गया। साहिल को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें बाहर रोक दिया जाएगा, क्योंकि वह खुद जितनी बार अंदर बाहर गया था उसे कभी नहीं रोका गया था। होल्टन्स को लाने और डायना व अन्य लोगों से दोबारा मिलने के बाद साहिल उन सभी को तीसरी मंजिल पर ले गया। जेनी पहले से ही तीसरी मंजिल पर चाबियां हाथ में लिए इंतजार कर रही थी, क्योंकि साहिल ने उसे पहले ही सूचित कर दिया था। कृपया इस तरफ आइए, मिस्टर खुराना, जेनी ने शिष्टता से कहा। साहिल उसका पसंदीदा क्लाइंट था। उसने उसे जो 3 घर बेचे थे उनसे उसने 6 मिलियन कमाए थे। लोगों का समूह जेनी के पीछे पीछे उस $100 मिलियन के एक मंजिला यूनिट की ओर चल पड़ा, जिसके लिए साहिल पहले ही डिपॉजिट दे चुका था। डायना और जूड दोनों के परिवार घर में दाखिल होते ही दंग रह गए। ये समझ में आता था कि ऐसे लग्जरी घर की कीमत कम से कम 50 मिलियन होगी। इंटीरियर डिज़ाइन, फर्नीचर और नज़ारा बेहद शानदार था। ये लोग सजावट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन वे सुंदरता की सराहना करना जानते थे। डायना ने इस घर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जब उसने सुना कि इसकी कीमत 100 मिलियन है, लेकिन साहिल ने कहा कि उसने पहले ही डिपॉजिट दे दिया है और वह रकम वापस नहीं की जा सकती।
डायना को तब भी विश्वास नहीं हुआ जब साहिल ने उसे बताया कि उसका अपना घर पहली मंजिल पर है। वह घर लेने के लिए तभी राजी हुई जब साहिल ने उसे पहली मंजिल वाला अपना घर दिखाया और उसे थोड़ा और मनाया। फिर साहिल और अन्य लोग जेनी के साथ सेल्स डिपार्टमेंट गए ताकि घर की बाकी रकम चुकाई जा सके और डायना के पहचान पत्र का उपयोग करके घर के मालिकाना हक के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके। अब से ये घर डायना के परिवार का था। इसके बाद साहिल उन्हें वापस गोल्डन लीफ होटल ले आया। उसने जूड और डायना के परिवार के लिए होटल के भीतर ही कुछ खाली काम व्यवस्थित कर दिए ताकि वे बिना ज्यादा काम किए आय कमा सकें। दोनों परिवार पहले से ही सुन्न थे जब उन्हें पता चला कि साउथ रिवर प्रोविंस का एकमात्र 8 सितारा होटल साहिल का है। उस आदमी ने पिछले 2 दिनों में उन्हें बहुत सारे सरप्राइज दिए थे। $1 मिलियन की लग्जरी कार से लेकर $100 मिलियन के घर और इस $10 बिलियन के 8 सितारा होटल तक। साहिल ने बार बार उनके मानक ऊंचे किए थे। आंटी डायना के परिवार को बसाने के बाद साहिल ने मन ही मन राहत की सांस ली। एक बार आंटी सैली का परिवार वापस आ जाए और उन्हें काम पर लगा दिया जाए तो रिवर सिटी में उन सभी के पास रहने की जगह होगी और उसके पास चिंता करने के लिए एक कम समस्या होगी। इसके बाद उसे अपनी ताकत बनानी शुरू करनी थी। उसके पास भले ही असीमित पैसा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह आंख बंद करके अपने प्रभाव का विस्तार कर सकता है। उसे एक वास्तविक योजना की आवश्यकता थी। अपनी ताकत बनाने से पहले उसे लो प्रोफाइल बनाए रखना होगा। साहिल अभी भी पुरानी पीढ़ियों के आदर्शों का पालन करना चाहता था और अपनी संपत्ति को गुप्त रखना चाहता था। दोपहर में साहिल रिवर सिटी हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। पॉल को जल्द ही छुट्टी मिल जानी चाहिए और साहिल पूछना चाहता था कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तैयारी कैसी चल रही है। वह ये भी जानना चाहता था कि कितने लोगों को भर्ती किया गया है। पॉल का अस्पताल का कमरा, रिवर सिटी हॉस्पिटल। जब साहिल पहुंचा तो गॉर्डन और वेन पॉल के साथ कमरे में थे। वे तीनों मिलकर किसी चीज की जांच कर रहे थे जो संभवतः साहिल के नए स्थापित सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से संबंधित थी। आप यहाँ हैं, मिस्टर खुराना। पॉल ने ऊपर देखा और साहिल को कमरे में प्रवेश करते देखा। गॉर्डन और वेन ने भी साहिल की ओर देखा। मिस्टर खुराना, मिस्टर खुराना, दोनों ने एक साथ अभिवादन किया। पॉल, तुम्हारी चोट कैसी है? तुम्हें अस्पताल से छुट्टी कब मिलेगी? साहिल ने पास जाकर पूछा। डॉक्टर का कहना है कि मैं 2 दिनों में जा सकता हूँ। आपको मुझसे क्या काम है, मिस्टर खुराना? वास्तव में मैं अभी अस्पताल छोड़ने के लायक हूँ। मैं पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। पॉल ने जवाब दिया। कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर की बात मानो, वैसे भी 2 दिनों से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बना रहे हो वह कैसा चल रहा है? तुम कितने लोगों को भर्ती कर सकते हो? हमारे पास पहले से ही लगभग 1 दर्जन लोग कन्फर्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी ऑफर पर विचार कर रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि लाभ इतने अच्छे लग रहे हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल है। अगर हम वर्तमान कर्मचारियों से उन्हें स्थिति के बारे में बता सकें तो मुझे यकीन है कि और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, फिर उन लोगों को बुला लो जो कन्फर्म हो चुके हैं। उनके चरित्र की जांच करना सुनिश्चित करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में दुर्भावनापूर्ण लोग काम करें। चिंता न करें, मिस्टर खुराना। मैंने जिन लोगों से संपर्क किया है वे सभी भरोसेमंद लोग हैं। हम भाड़े के सैनिक मर्सनरीज हो सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य काम हमेशा हत्या के मिशन लेने के बजाय अपने नियोक्ता एम्प्लॉयर की रक्षा करना रहा है। अगर कुछ भी हो तो हम उन भाड़े के सैनिकों के कट्टर दुश्मन हैं जो हत्या करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य उन लोगों की हत्या करना होता है जिनकी हमें रक्षा करनी होती है। ये तो अच्छा है, बस ये सुनिश्चित करें कि वे अच्छे लोग हों। इस देश में कानून है और अगर हम किसी अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े को भर्ती कर लेते हैं तो अधिकारियों को समझाना मुश्किल होगा। ये लोग जिन्हें तुम भर्ती करोगे वे तुम्हारे नेतृत्व में आएंगे। तुम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के प्रमुख हो। समझ गया। धन्यवाद, मिस्टर खुराना। हम डिपार्टमेंट हेड के लिए 10 मिलियन सालाना के शुरुआती वेतन से शुरू कर सकते हैं। बोनस की गणना अलग से की जाएगी। अन्य कर्मचारी 1 मिलियन सालाना से शुरू कर सकते हैं और मैं क्षमता के अनुसार वेतन वृद्धि दूंगा। तुम्हें क्या लगता है? साहिल ने पूछा। साहिल के सुझाव पर पॉल और अन्य दोनों की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। सामान्य कर्मचारियों के लिए 1 मिलियन सालाना का शुरुआती वेतन और डिपार्टमेंट हेड के रूप में पॉल के लिए 10 मिलियन। वे 12 लोग इतने सालों तक विदेश में काम करने के बावजूद केवल 10 मिलियन से कुछ अधिक ही कमा पाए थे। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यह वह पैसा था जिसे उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाया था। फिर भी पॉल सिर्फ 1 साल में इतना पैसा कमा सकता था। ये तो जिक्र ही नहीं कि देश के अंदर की स्थिति विदेश की तुलना में बहुत बेहतर होने वाली थी। जब वे विदेश में मिशन पर काम करते थे तो बिना पलक झपकाए कुछ दिनों तक जागते रहना आम बात थी। वे उन मिशनों के दौरान जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर नाचते थे, यह नहीं जानते थे कि वे अपनी आखिरी सांस कब लेंगे। उसकी तुलना में देश के भीतर की स्थिति मूल रूप से स्वर्ग थी। मिस्टर खुराना, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? पॉल ने पूछा।
उनके जैसे भाड़े के सैनिकों के लिए यह बहुत अच्छा वेतन लग रहा था। बिल्कुल नहीं, अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे तो मैं वेतन बढ़ा दूंगा। तो मैं अपने साथियों की ओर से अग्रिम धन्यवाद देता हूं, मिस्टर खुराना। धन्यवाद, पॉल ने कृतज्ञता से कहा। फिर साहिल वेन और गॉर्डन की ओर मुड़ा। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मिशन है। जी, मिस्टर खुराना, वेन और गॉर्डन ने एक साथ कहा। मुझे बाद में अपने बैंक खाते का विवरण देना, मैं पहले तुम दोनों को तुम्हारे वार्षिक वेतन के रूप में 5 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगा। घर जाओ और अपने परिवारों को सेटल करो, फिर स्प्रिंगफील्ड जाओ और ईस्ट लीग इंटरनेशनल की जनरल मैनेजर पल वॉम की रक्षा करो। वह कोई कदम उठाने वाली है और मुझे डर है कि किसी की नज़र उस पर हो सकती है। जी, मिस्टर खुराना, लेकिन 5 मिलियन बहुत ज़्यादा है, 1 मिलियन का मूल वेतन ही काफ़ी है। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, इसलिए इसे स्वीकार कर लो। जब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में और लोग शामिल होंगे तो तुम दोनों को वरिष्ठ कर्मचारी माना जाएगा। ये सही है कि तुम्हें बेहतर वेतन मिले। धन्यवाद, मिस्टर खुराना। उन्होंने साहिल को फिर से मना नहीं किया। वेन और गॉर्डन के खातों में पैसे ट्रांसफर करने के बाद साहिल वहां से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने पॉल से डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए कहा। ईस्ट लीग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के बढ़ते व्यवसायों के साथ अंतर्निहित खतरे होना तय था और साहिल को जल्द से जल्द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को चालू करने की आवश्यकता थी। साहिल के जाने के बाद पॉल और अन्य दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए कि एक दूसरे को कैसा महसूस हो रहा है। वे चाहते थे कि काश वे 12 लोग अपना आखिरी मिशन स्वीकार करने के बजाय देश वापस आ गए होते और साहिल से मिले होते। उस तरह वे एक साथ लड़ने और आराम करने में सक्षम होते। डायना और अन्य लोगों के पास दोनों परिवार उस $100 मिलियन के घर में बैठे थे जो साहिल ने उन्हें अभी उपहार में दिया था। डायना इस समय होल्टन्स को साहिल के अतीत के बारे में बता रही थी। कैसे उसने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, फिर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक SRU में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और अब अनगिनत धन के साथ एक सफल व्यक्ति बन गया है। डायना को साहिल की सफलता पर बहुत गर्व था। जूडी और जूड को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह घर उनका होने वाला है। इसके अलावा न केवल उनके पास एक नया घर था, बल्कि उनके पास नई नौकरियां भी थीं। जूड के माता पिता इस बात से उत्साहित थे कि उनके बेटे को इतनी भरोसेमंद पत्नी मिली है और माता पिता के रूप में उन्हें जीवन की बेहतर गुणवत्ता का आनंद लेने का सौभाग्य मिला था। घर बहुत बड़ा था, जिसका अर्थ था कि वे जब चाहें और जब तक चाहें आकर रह सकते थे। हालांकि अभी भी कुछ लोग थे जो इन व्यवस्थाओं से उतने खुश नहीं थे, जैसे कि जूड की चाची और चचेरी बहन। क्योंकि यह घर जूड के ससुराल वालों का था, इसलिए जूड के माता पिता अभी भी आकर रह सकते थे। हालांकि ये लाभ जूड की चाची और चचेरी बहन तक नहीं बढ़ा। अगर उन्होंने कभी ऐसी संपत्ति के बारे में नहीं जाना होता तो शायद उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन अब जब वे जान गए थे तो वे दोनों ऐसा जीवन नहीं चाहते थे जहां वे सबसे अच्छा खाना न खा सकें और एक महंगे घर में न रह सकें। डायना द्वारा साहिल के अतीत को बताने से उसे पता चला कि साहिल ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था और डायना हमेशा साहिल के प्रति अच्छी रही थी, यहाँ तक कि उसकी यूनिवर्सिटी की स्कूल फीस भी प्रायोजित की थी। पिछले 2 दिनों में साहिल के व्यवहार से वह ये भी बता सकती थी कि साहिल डायना का बहुत सम्मान करता था। उसे अचानक एक विचार आया। उसकी बेटी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और वह भी साहिल की उम्र के आसपास की थी। उसकी बेटी की यूनिवर्सिटी भले ही SRU जितनी अच्छी न हो, लेकिन उसे लगता था कि उसकी बेटी काफ़ी सुंदर है। उसने सोचा कि क्या डायना के माध्यम से उसकी बेटी का परिचय साहिल से कराना संभव है। अगर वे साथ हो गए तो वह साहिल की सास बन जाएगी और उसे जो चाहे करने को मिलेगा, चाहे वह अच्छी कार हो, अच्छा घर हो या अच्छा खाना। वह शू सिटी की सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगी और वह पहले से ही उस वैभव की कल्पना कर सकती थी। इस विचार पर उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा और उसने चुपके से अपना फ़ोन निकालकर अपनी बेटी को मैसेज किया। उसने अपनी बेटी से पूछा कि वह साहिल के बारे में क्या सोचती है और क्या वह उस आदमी को बेहतर तरीके से जानने के लिए तैयार है। अगर वह तैयार हुई तो वह अपनी बहन और डायना से उन दोनों युवाओं को साथ लाने में मदद करने के लिए कहेगी। अपनी बेटी को सिर झुकाए और थोड़ा लाल चेहरे के साथ देखकर वह जान गई कि उसकी बेटी ऐसे विचार को अस्वीकार नहीं करेगी। ये समझ में आता था क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां साहिल जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति के लिए गिर जाएंगी। हालांकि एक समस्या थी, वह नहीं जानती थी कि साहिल उसकी बेटी को पसंद भी करेगा या नहीं, ये देखते हुए कि वह कितना उत्कृष्ट था। इसके लिए उसे डायना की मदद की ज़रूरत होगी। फिर उसने अपनी बहन जूड की मां को मैसेज करने के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल किया। उसने अपनी बहन को अपना विचार बताया और चाहती थी कि उसकी बहन डायना को टिटोले और यह पता लगाए कि बाद वाली इस विचार के बारे में क्या सोचती है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो उनके परिवार को असीम लाभ मिलेगा। साहिल ने आज होटल में केवल डायना के परिवार के रहने की व्यवस्था की थी। जूड को छोड़कर उसके परिवार में से किसी और को ऐसा लाभ नहीं दिया गया था।
अगर उसकी बेटी और साहिल साथ हो जाते तो होल्टन्स को गोल्डन लीफ होटल का पूरा प्रबंधन भी दिया जा सकता था, क्योंकि साहिल अभी भी पढ़ाई कर रहा था। ये दसियों अरबों का होटल था। इस होटल से होने वाली कमाई का एक बहुत छोटा हिस्सा ही उनके बाकी जीवन को आराम से जीने के लिए काफ़ी होगा। उसने जूड की मां से ये भी कहा कि भले ही जूड को अब इतना अच्छा घर और नौकरी दी गई है, फिर भी उन्हें सावधान रहना चाहिए। अभी भी संभावना थी कि साहिल को एक बहुत ही नियंत्रित करने वाली पत्नी मिल जाए जो साहिल के कार्यों पर शासन करे। अगर ऐसा हुआ तो न केवल उनका जीवन कष्टकारी होगा, बल्कि डायना के परिवार को भी उनकी होटल की नौकरियों से निकाला जा सकता है। केवल साहिल और उसकी बेटी को साथ लाने की कोशिश करके ही वह उन लाभों को अधिकतम कर सकती थी जिनका होल्टन्स आनंद ले सकते थे। जूड की मां ने अपनी बहन के मैसेज पढ़े और थोड़ी देर विचार करने के बाद वह अपनी बहन के तर्क को समझ गई। सच तो यह है कि उनके परिवार में उनके बेटे जूड ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें कोई लाभ मिल रहा था। अगर वे अपनी भतीजी और साहिल को साथ लाने में कामयाब हो जाते तो साहिल के साथ उनका रिश्ता और गहरा हो जाता और होल्टन्स वास्तव में साहिल की संपत्ति पर जी सकते थे। तब तक होल्टन्स में से प्रत्येक गर्व के साथ एक लग्जरी कार चलाकर शू सिटी वापस जा सकता था। इस विचार पर उसने डायना से पूछा, डायना, साहिल की उम्र क्या है? 21, जल्द ही 22 का होने वाला है। वह अगले साल यूनिवर्सिटी से स्नातक ग्रेजुएट हो जाएगा। मेरा मतलब, समय कितनी जल्दी बीत जाता है, डायना ने जवाब दिया। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? जूड की मां ने पूछा। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जब से उसने यूनिवर्सिटी शुरू की है वह छुट्टियों के दौरान पार्ट टाइम काम कर रहा है, इसलिए वह बहुत बार मिलने नहीं आता है। यहाँ तक कि जब हम कॉल करते हैं तो वह हमें अपनी प्रेम कहानी के बारे में ज्यादा नहीं बताता है। तुम्हें पता है डायना, मेरी भतीजी और साहिल लगभग एक ही उम्र के हैं। वह काफ़ी सुंदर भी है और वह स्मार्ट और विनम्र भी है। मैं तुमसे वादा कर सकती हूँ कि वह एक अच्छी लड़की है, तो उन्हें साथ लाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इस तरह हम और भी करीब हो जाएंगे। जूड की मां ने अपनी भतीजी की ओर इशारा करते हुए कहा। डायना दंग रह गई और उसने शर्मीली लड़की की ओर देखा। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वैसे मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम युवाओं को ऐसी चीज़ें खुद तय करने दें। मुझे नहीं लगता कि यह कुछ ऐसा है जिसमें हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वे पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं, इसलिए अगर वे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मुझे यकीन है कि उन्हें हमारी ज़रूरत भी नहीं होगी, डायना ने कुछ झिझक के बाद कहा। यह हस्तक्षेप कैसे है, डायना? हम बस ये देख रहे हैं कि वे कंपेटेबल हैं या नहीं। साहिल तुम्हारी बात सुनता है ना? बस उसे बताओ और उन्हें खुद कोशिश करने दो। अगर बात नहीं बनती है तो हम उन्हें मजबूर भी नहीं करेंगे। कैसा रहेगा? जूड की मां ने जोर देते हुए कहा। मैं कोई समय ढूंढकर साहिल को इस बारे में बता दूंगी। यह उन पर निर्भर करेगा कि बात बनती है या नहीं, ठीक है? डायना के पास अपने ससुराल वालों से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अपनी बेटी की सास को मना करना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, बिल्कुल। बस साहिल को बताओ और उन्हें संपर्क साझा करने के लिए कहो। अगर बात नहीं बनती है तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि यह वैसे भी उन दोनों के बीच का मामला है, जूड की मां ने खुशी से कहा। ये देखते हुए कि डायना मान गई, जूड की चाची ने खुशी खुशी अपनी बेटी को एक ऐसा लुक दिया जिसने उसे बताया कि वह इतना शानदार अवसर बर्बाद न करे। उसी समय जूडी और जूड अपने नए घर में घूम रहे थे। उन्होंने लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, खिड़की के बाहर का नज़ारा और घर के अंदर की शानदार सजावट की तस्वीरें लीं और उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। तस्वीरों के साथ कैप्शन था, हमारा नया घर, यह एक सपने जैसा लगता है, और लोकेशन साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस। इसने इंस्टाग्राम पर जोड़े के दोस्तों को स्तब्ध कर दिया। कमेंट बॉक्स ईर्ष्या से भरे थे, लेकिन वहां तारीफों की भरमार थी और लोग पूछ रहे थे कि क्या वे मिलने आ सकते हैं। लेस्ली के परिवार ने जैसे ही पोस्ट देखी और पता चला कि वहां के घरों की कीमत कितनी है, तुरंत सेड्रिक से यह पता लगाने को कहा कि यह साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस कहाँ है। कीमतें जानने के बाद वे सभी इतने हैरान थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस साउथ रिवर प्रोविंस की सबसे महंगी हाउसिंग एस्टेट थी। यूनिट्स को व्यक्तिगत रूप से विदेश के एक प्रसिद्ध मास्टर द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जबकि घर शानदार इंटीरियर सजावट के साथ आए थे। सबसे सस्ते घर की शुरुआती कीमत 50 मिलियन थी। कीमत देखने के बाद लेस्ली की छाती पर जैसे जोर से हथौड़ा लगा हो। उसके चेहरे का भाव पीला पड़ गया था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बाद उस आदमी ने 3 दिन तक खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। शायद इसलिए क्योंकि वह साहिल द्वारा उसके और डायना के साथ किए गए व्यवहार के अंतर को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह भी साहिल का चाचा था। वास्तव में उसका डीएनए डायना के डीएनए की तुलना में साहिल के अधिक करीब हो सकता था। हालांकि अब जब साहिल अमीर हो गया था तो उसे जो व्यवहार मिला वह भी काफ़ी अलग था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उस समय साहिल की अनदेखी करने का फैसला किया था। वह अपने पिछले कार्यों पर और अधिक पछतावा नहीं कर सकता था।
जब साहिल घर लौटा तो वह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए उसने झपकी लेने का फैसला किया। जब वह जागा तो रात हो चुकी थी, लेकिन पल की ओर से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया था। साहिल ने सीधे पल का नंबर मिलाने से पहले थोड़ा विचार किया। वह बहुत धीरे धीरे पैसे खर्च कर रही थी और उसे निवेश के विवरण पर चर्चा करने में बहुत समय लग रहा था। उसे थोड़ा जल्दी करने के लिए कहने की ज़रूरत थी। उसके पास अब केवल 102 लग्जरी पॉइंट्स थे। वह उसकी ज़रूरत की रकम से बहुत दूर था। कॉल बहुत जल्दी जुड़ गई और दूसरी तरफ से पल की खुशमिजाज आवाज़ सुनाई दी। हेलो मिस्टर खुराना। मिस पल, कैसा चल रहा है? साहिल ने पूछा। मिस्टर खुराना, हम वर्तमान में 2 कंपनियों के विवरण पर बातचीत कर रहे हैं जिन्हें हमारे निवेश की आवश्यकता है। टीम वर्तमान में कंपनियों की पृष्ठभूमि की जांच कर रही है और स्थिति अभी काफ़ी आशाजनक लग रही है। जांच खत्म होने के बाद मैं फिर से रिपोर्ट करूंगी, पल ने जवाब दिया। एंड्रू की तरफ कैसा चल रहा है? क्या अभी तक संपर्क हुआ है? हमने मिस्टर लुइस से पहले ही संपर्क कर लिया है और 2 कंपनियों की जांच पूरी होने के बाद हम वहां जाएंगे। प्रगति थोड़ी धीमी है मिस पल। अगर टीम पहले ही बन चुकी है तो जितनी जल्दी हो सके कुछ निवेशों को अंतिम रूप दें। जब तक कंपनियां उपयुक्त हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे केवल प्रीमियम शेयर बेचने की पेशकश कर रही हैं। उन कंपनियों को चुनने का प्रयास करें जिन्होंने पहले से ही कुछ प्रकार के परिणाम दिए हैं और महत्वहीन कंपनियों पर समय बर्बाद न करें। अगर ऐसा है मिस्टर खुराना, तो शायद हम सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने में सक्षम न हों। मुझे लगता है कि अच्छी क्षमता वाली छोटी कंपनियों में निवेश करना बेहतर होगा, पल ने जवाब दिया। पल का जवाब सुनकर साहिल थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। वह सबसे बड़ा लाभ नहीं चाहता था, वह अधिक पैसा खर्च करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपनी ताकत नहीं बनाई थी और वह अभी इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे डर था कि अचानक बहुत अधिक पैसा खर्च करने और बहुत अधिक कंपनियों का अधिग्रहण करने से शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और मुसीबत खड़ी होगी। वह जो चाहता था वह और अधिक खरीदना और अधिग्रहण करना था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कंपनी दुनिया की शीर्ष 500 या 1000 कंपनियों में से एक है, वह बस शेयर खरीदना चाहता था। अगर कंपनी शेयर बेचने से मना करती है तो वह बस कंपनी का अधिग्रहण कर लेगा। उसे ताकत चाहिए थी, ताकत ही विजेता का फैसला करती थी। ताकत के बिना उसे पैसे खर्च करते समय भी अपनी पीठ देखनी होगी और उसे वह एहसास पसंद नहीं था। इसके अलावा वह अभी भी ये भी नहीं जानता था कि उसका सिस्टम अपग्रेड करने योग्य है या नहीं। उसके वर्तमान बॉडी और माइंड आंकड़े पहले से ही अधिकतम हो चुके थे और उन्हें आगे अपग्रेड नहीं किया जा सकता था, फिर भी उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी। यही कारण है कि उसे यह पुष्टि करने की आवश्यकता थी कि उसका सिस्टम जितनी जल्दी हो सके अपग्रेड किया जा सकता है या नहीं, वरना वह अपने अगले कदम की योजना नहीं बना पाएगा। उसका वर्तमान लक्ष्य 1000 लग्जरी पॉइंट्स बचाना था और देखना था कि क्या सिस्टम उसे कोई पॉपअप नोटिफिकेशन देता है और क्या उसके बॉडी और माइंड आंकड़ों को और बढ़ाया जा सकता है। अगर वे नहीं बढ़ सकते तो उसे अपनी योजनाएं बदलनी होंगी और अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए कहीं छिपना होगा। अगर वह अपनी ताकत नहीं बढ़ा सका तो उसे बाहरी ताकतों पर भरोसा करना होगा। अगर वह उन आंकड़ों को और बढ़ा सकता है तो उसका प्राथमिक लक्ष्य किसी और चीज़ की चिंता करने से पहले खुद को अजेय बनाना होगा। तब उसे किसी से या किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। मिस पल, मुझे अभी जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह परिणाम है, मितव्ययिता, फ्रुगैलिटी नहीं। छोटी कंपनी के बढ़ने और लाभ कमाने का इंतज़ार करने में बहुत समय लगेगा। मुझे परवाह नहीं है कि कैसे, लेकिन आपको लो प्रोफाइल रखते हुए इस महीने के अंत तक कम से कम 50 बिलियन खर्च करने होंगे, साहिल ने कहा। मिस्टर खुराना, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको सुना। क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? पल ने एक पल के बाद कहा। पल ने वास्तव में उसे सुना था, लेकिन उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह दोबारा जांचना चाहती थी। मैंने कहा कि निवेश पर इस महीने के अंत तक कम से कम 50 बिलियन खर्च करें, हालांकि यह बहुत बेहतर होगा यदि आप 100 बिलियन खर्च कर सकें। बस लो प्रोफाइल रखें और बहुत विशिष्ट व्यवहार न करें, समझी? पल लाइन के दूसरी तरफ स्तब्ध थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि साहिल ने उसे इस महीने कम से कम 50 बिलियन खर्च करने के लिए कहा था। उसने सोचा कि क्या साहिल पागल हो गया है। उसने कभी ऐसे बॉस के बारे में नहीं सुना था जो चाहता हो कि उसके कर्मचारी उसके पैसे इस तरह खर्च करें। ज़्यादातर लोग सबसे कम लागत के साथ सबसे बड़ा लाभ कमाना चाहते थे, महान क्षमता वाली चीज़ों पर कम से कम पैसा खर्च करना। उसने सोचा कि क्या साहिल के पास बहुत ज़्यादा पैसा है जिसे उसे खर्च करने की ज़रूरत है, या अगर उस आदमी को पूरे पैसे से ही नापसंदगी है। वह अमीर परिवारों के बेटों के दिमाग को नहीं समझती थी। उसने सोचा कि क्या साहिल के कार्यों के पीछे कोई अलग कारण था। क्या आप सुनिश्चित हैं, मिस्टर खुराना? आप चाहते हैं कि मैं 50 बिलियन खर्च करूं? 5 बिलियन नहीं, या 5 लाख नहीं? पल ने फिर से पूछा। मिस पल, मैं अब इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहने जा रहा हूं। हाँ, $50 बिलियन, कम से कम।
इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन लो प्रोफाइल रखने की कोशिश करें और अनावश्यक परेशानियों को आकर्षित न करें। ठीक है सर, मैं समझ गई, लेकिन इतने कम समय में निवेश पर इतना पैसा खर्च करने पर कोई ध्यान आकर्षित न करना थोड़ा मुश्किल होगा। अपनी पूरी कोशिश करें, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा निवेश न करें। मैंने आपकी सुरक्षा के लिए 2 लोगों के आने की व्यवस्था की है और उन्हें अगले 2 दिनों में आ जाना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि यदि आप बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं तो दुर्भावनापूर्ण लोग आपको निशाना बनाएंगे। हालांकि आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, धन्यवाद मिस्टर खुराना, मैं फिर काम पर वापस जाती हूँ। यह एक कठिन मिशन है, मुझे उन्हें जल्दी करने के लिए कहना होगा। ठीक है, जब आप वापस आएंगी तब हम जश्न मनाएंगे। ओह, और एंड्रू की कंपनी की जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उस पर भरोसा है। मैं उससे सीधे संपर्क भी करूंगा। ठीक है मिस्टर खुराना। पल के साथ कॉल समाप्त करने के बाद साहिल ने एंड्रू को फ़ोन किया और थोड़ी बात के बाद एंड्रू ने साहिल से जांच समेटने, निवेश योजना को अंतिम रूप देने और फंड ट्रांसफ़र करने का आग्रह किया। यह इसलिए था ताकि वह परियोजना के कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जोर देना जारी रख सके। उसे साहिल की कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेजर पल का फ़ोन पहले ही आ चुका था, लेकिन उसने दावा किया कि अभी भी 2 और कंपनियां हैं जिनकी जांच पूरी करने के बाद ही वे आ सकते हैं। ये संभव था कि वह उसे कुछ समय के लिए लटकाए रखने और फिर बाद में कीमतों पर बातचीत करने की योजना बना रही थी। वह इस तरह की व्यावसायिक युक्तियों टैक्टिक्स से अनजान नहीं था। हालांकि उसे साहिल के साथ पहले से ही सब कुछ चर्चा करना भी याद था। उसने साहिल को $5 बिलियन में कंपनी के 30% शेयरों का वादा किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साहिल के उसे अब लटकाए रखने के क्या इरादे थे। उसे नहीं पता था कि यह पल का विचार था कि उसे लटकाए रखा जाए और साहिल का इससे कोई लेना देना नहीं था। साहिल अब पैसे खर्च करने के लिए बहुत खुश था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर बातचीत नहीं करना चाहता था। ईस्ट लीग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में पल स्वाभाविक रूप से मितव्ययी व्यवहार करती थी। सबसे कम लागत के साथ सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करके वह अपने वरिष्ठ के सामने अपनी योग्यता साबित करने और उसका पक्ष लेने में सक्षम होगी। वह नहीं जानती थी कि साहिल के पास पैसे की कमी नहीं थी और उसे बिल्कुल भी मितव्ययी होने की आवश्यकता नहीं थी। साहिल ने उसे सूचित किया कि जांच की कोई आवश्यकता नहीं है और उसने तुरंत उसे 5 बिलियन ट्रांसफ़र कर दिए। एंड्रू भी उलझन में था। उसे नहीं पता था कि साहिल क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक पल पहले उस आदमी की कंपनी ने दावा किया कि उन्हें उसके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन इवैल्यूएट करने की आवश्यकता है। एक पल बाद उस आदमी ने कहा कि उसे उस पर भरोसा है और फंड तुरंत उसके खातों में ट्रांसफ़र कर दिए गए। एंड्रू को केवल फंड ट्रांसफ़र होने की परवाह थी, इसलिए अब जब पैसा आ गया था तो वह प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए जोर देना जारी रख सकता था। दूसरी ओर $5 बिलियन ट्रांसफ़र होने के बाद साहिल के लग्जरी पॉइंट्स बढ़कर 152 हो जाने पर उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। स्प्रिंगफील्ड, एक अपस्केल अपार्टमेंट में पल अभी साहिल से फ़ोन काटकर पजामे में सोफे पर बैठी थी और चीज़ों को तेज करने के लिए अपने अधीनस्थों सबॉर्डिनेट्स को फ़ोन करने वाली थी। साहिल ने फ़ोन पर कहा था कि पैसा कोई मुद्दा नहीं है जब तक कि उन्हें परिणाम मिल सकें। वह शायद अपने परिवार को दिखाने के लिए कुछ तत्काल करना चाहता था। क्या शक्तिशाली परिवारों के वारिस कुलपति पेट्रियार्क के पद के लिए लड़ने के लिए एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं करते थे? शायद साहिल अपने परिवार में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या वह भी ऐसे खतरे में है? अगर ऐसा है तो उसे गति बढ़ानी होगी। वह और साहिल अब एक ही नाव में थे। वह उसके साथ उठेगी या गिरेगी। अगर साहिल कुलपति का स्थान पाने में विफल रहा तो उसका जीवन दयनीय होगा और उसके मन में अभी भी उसके बारे में कुछ अवर्णनीय भावनाएं थीं। वह नहीं चाहती थी कि साहिल असफल हो, इसलिए उसे और मेहनत करनी पड़ी। चूंकि पैसा कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए आधे प्रयास के साथ काम पूरा करना आसान था। उसके साथ उसने निवेश को जल्दी से अंतिम रूप देने का आग्रह करने के बाद अपने अधीनस्थ के साथ फ़ोन काट दिया। फिर उसने वित्तपोषण फाइनेंसिंग में रुचि रखने वाले कई निगमों से संपर्क किया। वह कल उनसे मिलने वाली थी। इस समय एक सुडौल महिला तौलिए में लिपटी बाथरूम से बाहर निकली। उसका चेहरा सुंदर था और उसने अपने बालों को ठीक करने के लिए अपने सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ था। उसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी थी। उसे देखकर किसी भी पुरुष की इच्छा जाग उठेगी। परली, क्या तुम फ़ोन पर अपने आदमी से बात कर रही थी? तुम्हें यहाँ आए केवल कुछ ही दिन हुए हैं और तुम इसे और नहीं झेल सकती। वह महिला कामुकता से बोली। फिर वह पल के पास चली गई और उसे चूमने के लिए एक हाथ से उसकी ठुड्डी ऊपर की। पल ने अपना सिर एक तरफ घुमाया, उसका हाथ झटक दिया और कहा, रोनी, क्या तुम गंभीर हो सकती हो? जिस व्यक्ति को पल रोनी कह रही थी वह पल की यूनिवर्सिटी की रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त थी, रोंडा रोजर्स। दोनों फ्रेशमैन ईयर से ही रूममेट थीं और ग्रेजुएशन तक करीब रहीं। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद कुछ सालों तक वे एक दूसरे से नहीं मिली थीं, फिर भी वे एक दूसरे से परिचित थीं। दोनों यूनिवर्सिटी में कैंपस सुंदरी कैंपस बेल्स थीं, लेकिन रोंडा कहीं ज़्यादा लोकप्रिय थी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शरीर इतना परफेक्ट था कि आप उसमें कोई खामी नहीं ढूंढ सकते थे। इसके अलावा उसका चेहरा सुंदर था और आवाज़ कामुक थी। वह स्कूल में एक मैन ईटर थी। फ्रेशमैन, सीनियर और यहाँ तक कि स्कूल के कुछ लेक्चरर भी उसके कायल थे। हालांकि कुछ साल साथ बिताने के बाद पल को एहसास हुआ कि वह लड़की पुरुषों को पसंद नहीं करती थी। स्कूल में लगभग 1/3 पुरुषों ने उसका पीछा किया, गरीबों से लेकर स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के तक। गरीब हर दिन प्रेम पत्र, फूल और नाश्ता भेजते थे। सबसे लोकप्रिय लड़का उसे डिजाइनर कपड़े, बैग, परफ्यूम और हर तरह के लग्जरी सामान खरीद कर देता था। हालांकि ये सब कूड़ेदान में ही गया। यूनिवर्सिटी के 4 साल बाद भी कोई पुरुष सफल नहीं हुआ। उस लड़की को पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा उसका फायदा उठाती थी। उसने जबरदस्ती उसका पहला किस भी चुरा लिया था। मैं गंभीर हूँ, ठीक है। जब मैंने तुमसे ग्रेजुएशन के बाद स्प्रिंगफील्ड में मेरे साथ रहने के लिए कहा तो तुमने अपने गृहनगर वापस जाने पर जोर दिया और अब तुम वापस मेरी बाहों में हो। जिस भी महिला पर मेरी नज़र पड़ गई है वह मुझसे बच नहीं सकती। रोंडा ने अपनी लंबी हथेलियां फैलाते हुए और कुछ इशारे करते हुए कहा। रोनी, बरसों हो गए, तुम बदली क्यों नहीं? तुम पुरुषों को अपना सुंदर फिगर न दिखाकर बेवकूफ़ हो। ये कहकर पल ने हाथ बढ़ाया और रोंडा का तौलिया उतार दिया। एक ऐसी आकृति जिसे आप परफेक्ट कह सकते हैं उसकी आंखों के सामने आ गई। रोंडा को परवाह नहीं थी कि उसका तौलिया हटा दिया गया है। जब वे यूनिवर्सिटी में थी तब उन्होंने एक दूसरे को नग्न देखा था। वे बदतमीज तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते पर्ली। वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे मुझे खा जाने की कोशिश कर रहे हों। ये वाकई घिनौना है, रोंडा ने पल के बगल में नग्न बैठते हुए कहा। रोनी, क्या तुम पक्का चाहती हो कि तुम्हें कोई पुरुष न मिले? क्या तुम अपनी जिंदगी अकेले बिताना चाहती हो? पल ने अपना सिर घुमाते हुए पूछा। पुरुषों में इतना अच्छा क्या है? क्या अकेले रहना अच्छा नहीं है? मुसीबत क्यों मोल लेना? मुझे उनका ख्याल भी रखना होगा। पर्ली, तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ क्यों नहीं बिताती? रोंडा ने कुछ कामुकता से पूछा। नहीं रोनी, मैं अपनी जिंदगी इस तरह नहीं बिताना चाहती। बेहतर होगा कि तुम किसी और को ढूंढ लो। पल ने जल्दी से मना कर दिया। पर्ली, तुम्हारा मन बदल गया है। अभी तो कुछ ही साल हुए हैं। क्या तुम्हारा अब कोई बॉयफ्रेंड है? तुम पहले फ़ोन पर अपने आदमी से बात कर रही होगी। चलो मुझे उसके बारे में बताओ। वह कैसा दिखता है? उसकी लंबाई कितनी है? उसका वजन कितना है? रोंडा ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। रोंडा के सवालों की झड़ी से पल का चेहरा थोड़ा जल रहा था। रोनी, तुम सच में मुझसे कुछ भी पूछ लोगी? मैं कैसे जानूंगी? पल ने शर्माते हुए कहा। तुम नहीं जानती? क्या वह तुम्हारा आदमी नहीं है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शर्माते हुए पल अपने कमरे में जाने के लिए उठी, लेकिन रोंडा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोंडा ने पल को धीरे से पीछे खींचा और पल रोंडा की बाहों में बैठ गई। पर्ली, जाओ मत, मुझे बताओ, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? नहीं, वह मेरा बॉस था। पल ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। तुम्हारा बॉस? पुरुष या महिला? पुरुष। वह कितने साल का है? वह 20 के दशक में है। इतना युवा? हाँ, वह अभी भी यूनिवर्सिटी में है। वह यूनिवर्सिटी में बॉस बन गया। तुम्हारे लिए अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरी सुंदर पर्ली का दिल चुराने में कामयाब रहा। रोनी, बकवास बंद करो। वैसे मेरे बॉस ने मुझे अभी एक बड़ा असाइनमेंट दिया है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रोनी, क्या असाइनमेंट? वह चाहता है कि मैं इस महीने निवेश पर कम से कम $50 बिलियन खर्च करूं। कितना? रोंडा ने जोर से पूछा। 50 बिलियन? तुम्हारा बॉस कौन है? क्या उसके पास खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा है? मैं भी नहीं जानती। तुम्हें इस बार मेरी मदद करनी होगी। तुम स्प्रिंगफील्ड को मुझसे बेहतर जानती हो। क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे वित्तपोषण फाइनेंसिंग की ज़रूरत है? मुझे पूछना होगा। चिंता मत करो, ये केवल $50 बिलियन है। मैं तुम्हारे लिए इसका ख्याल रखूंगी। ठीक है, फिर मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ये कहने के बाद पल उठी और अपने कमरे में चली गई, जबकि रोंडा ने इस बार उसे नहीं खींचा। पल को जाते हुए देखने के बाद रोंडा ने तौलिया उठाया, अपने सुंदर फिगर को ढंका और बिना हिले सोफे पर बैठ गई। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अगला दिन साहिल को सुबह सुबह चार्ल्स का फ़ोन आया, जिसमें पूछा गया कि क्या आज उसके पास करने के लिए कुछ है और ओल्ड मास्टर लूथर उससे मिलना चाहते हैं। इसके बारे में सोचने के बाद साहिल मान गया। चार्ल्स और उसकी बहन ने उसे कई बार आमंत्रित किया था, लेकिन वह हमेशा अन्य मामलों में व्यस्त रहा था। चूंकि वह अभी खाली था, इसलिए वह उनसे मिल सकता था। आखिरकार चार्ल्स ने कई मौक़ों पर उसकी मदद की थी, इसलिए वे अच्छे दोस्त थे। जब से साहिल ने स्कूल को $100 मिलियन दान किए थे, तब से उसके लेक्चरर ने उसे दोबारा क्लास में लौटने के लिए कभी फ़ोन नहीं किया। ये पैसे की ताकत थी। साहिल चार्ल्स के निर्देशों का पालन करते हुए रिवर सिटी के एक अन्य संपन्न इलाके साउथ माउंटेन विला गार्डन की ओर चल पड़ा।
हालांकि यहाँ के विला की प्रति वर्ग मीटर कीमत साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस जितनी अधिक नहीं थी, लेकिन क्षेत्रफल बड़ा था। प्रत्येक विला 3000 वर्ग मीटर से शुरू होता था और उसमें एक निजी बगीचा और स्विमिंग पूल था। इसके अलावा वातावरण सुंदर था, हवा ताज़ा थी और यह शांत था, शहर के केंद्र की तरह नहीं। अगर साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस साउथ रिवर प्रोविंस का सबसे महंगा घर था, तो साउथ माउंटेन विला गार्डन साउथ रिवर प्रोविंस का सबसे महंगा हाउसिंग एरिया था। इसके अलावा साउथ माउंटेन विला गार्डन निर्माण पूरा होने से पहले ही बिक गया था, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस की तुलना में रिवर सिटी के अमीरों के बीच ये कितना लोकप्रिय था। इसका नाम साउथ माउंटेन विला गार्डन इसलिए रखा गया था क्योंकि आप वहां से साउथ माउंटेन देख सकते थे। पूरा विला क्षेत्र साउथ माउंटेन के किनारे बनाया गया था और विला क्षेत्र का प्रवेश द्वार पहाड़ की तलहटी में था। विला एक एक करके पहाड़ के ऊपर की ओर बनाए गए थे। आप साउथ माउंटेन के जितने ऊपर जाते, विला उतने ही महंगे होते जाते थे। कहा जाता था कि पहाड़ की चोटी वाला विला आधे रिवर सिटी का नज़ारा दिखाता है। इसका स्वामित्व विला क्षेत्र के डेवलपर रिवर सिटी के लूथर परिवार के पास था। जब साहिल साउथ माउंटेन विला गार्डन पहुंचा तो लूथर भाई बहन पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। साहिल ने लूथर भाई बहन के सामने अपनी कार रोकी और खिड़की नीचे की। साहिल, तुम आ गए। ओल्ड मास्टर काफी समय से तुमसे मिलना चाह रहे हैं, चार्ल्स ने आगे बढ़ते हुए कहा। साहिल बुगाटी वेरॉन चला रहा था, इसलिए लूथर भाई बहन दूर से ही जान गए थे कि साहिल ही आया है। चार्ल्स, मुझे माफ करना, मैं हाल ही में व्यस्त था और आज ही खाली हुआ हूँ, साहिल ने जवाब दिया। हमें खुशी है कि साहिल आ गया है। चलो, मैं रास्ता दिखाऊंगा। ओल्ड मास्टर पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ चार्ल्स अपने सामने खड़ी सुपरकार की ओर चल पड़ा। सैंडी ने साहिल की बुगाटी वेरॉन के सामने वाली पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। साहिल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, सैंडी ने कहा। साहिल को उम्मीद नहीं थी कि सैंडी अंदर आ जाएगी। जब से उसे पता चला था कि वह लड़की उसमें दिलचस्पी रखती है, वह इस रिश्ते से निपटने के तरीके को लेकर असमंजस में था। सैंडी, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? साहिल ने पूछा। तुम आज हमारे घर आने वाले थे, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया, सैंडी ने आसानी से जवाब दिया। उसे नहीं लगा कि कुछ गलत है, लेकिन साहिल के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसने बस बात करना बंद कर दिया और चार्ल्स के साथ पहाड़ के ऊपर चला गया। लगभग 10 मिनट बाद साहिल चार्ल्स के पीछे पीछे एक विशाल जागीर मैनर में दाखिल हुआ। यह साउथ माउंटेन विला गार्डन का सबसे शानदार और प्रीमियम विला था। यह अब विला नहीं बल्कि एक जागीर मैनर थी। साउथ माउंटेन के पूरे शिखर पर इसका कब्जा था। आप केवल उस जागीर से ही बता सकते थे कि रिवर सिटी में लूथर परिवार कितना शक्तिशाली था। चार्ल्स और साहिल ने अपनी कारें गराज में खड़ी की और साहिल को मुख्य हॉल में ले गए। ओल्ड मास्टर रूपर्ट लूथर पहले से ही मुख्य हॉल में इंतजार कर रहे थे। लूथर परिवार की दूसरी पीढ़ी चार्ल्स के पिता की पीढ़ी थी और वे मूल रूप से बाहर अपने व्यवसाय की देखभाल कर रहे थे। लूथर परिवार की शक्ति केवल रिवर सिटी तक ही सीमित नहीं थी, जो केवल उनका बेस कैंप था। उनकी कंपनियां कई अन्य शहरों में स्थित थीं, लेकिन सभी साउथ रिवर प्रोविंस के भीतर ही थीं। साउथ रिवर प्रोविंस से बाहर निकलते ही लूथर परिवार का प्रभाव तेजी से कम हो गया। छुट्टियों और ओल्ड मास्टर लूथर के जन्मदिन को छोड़कर लूथर परिवार की दूसरी और तीसरी पीढ़ी शायद ही कभी वापस आती थी। इसलिए जागीर मूल रूप से वह स्थान था जहां ओल्ड मास्टर लूथर और चार्ल्स और उसकी बहन रहते थे। साथ ही लूथर परिवार के कई अंगरक्षक बॉडीगार्ड्स भी रहते थे। चार्ल्स वह उत्तराधिकारी था जिसे ओल्ड मास्टर लूथर ने नामित किया था। हालांकि अन्य लोग थोड़े असहमत थे, लेकिन इस मामले में उनकी कोई बात नहीं चलती थी। लूथर परिवार में ओल्ड मास्टर लूथर ही सर्वस्व थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। भले ही आप असहमत हों, आप इसे केवल अपने दिल में ही दबा सकते थे। साहिल चार्ल्स और उसकी बहन के पीछे मुख्य हॉल में गया। सोफे पर एक जुरीदार बुजुर्ग आदमी बैठा था और उसके सामने कॉफी टेबल पर चाय का एक भाप निकलता बर्तन रखा था। उसके पीछे 4 अधेड़ उम्र के आदमी खड़े थे, जिनमें से 2 फुल गोल्डन सैंड्स में जैकरी के अंगरक्षक मैक द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिए गए थे। दादाजी, दादाजी, चार्ल्स और उसकी बहन चिल्लाए और वे दोनों बूढ़े के दाएं और बाएं बैठ गए। बूढ़े ने मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया और साहिल की ओर देखा। नमस्ते, ओल्ड मास्टर लूथर, साहिल ने शिष्टता से उनका अभिवादन किया। रूपर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन साहिल को ध्यान से देखा। रूपर्ट के बोलने से पहले लगभग 1 या 2 मिनट लग गए। अच्छा, बहुत अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जैकरी को हरा सके। तुम युवा और सक्षम हो। ओल्ड मास्टर लूथर, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, साहिल ने विनम्रता से कहा। साहिल, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जैकरी पहले से ही युवा पीढ़ी में एक बड़ा नाम है और उसके पास क्विन परिवार का समर्थन है। हर कोई उसे इतनी शर्मनाक स्थिति में रिवर सिटी से बाहर नहीं निकाल सकता।
मैं बस भाग्यशाली था। भाग्य भी ताकत का एक रूप है। जल्दी करो और बैठो साहिल, चाय पीकर देखो। रूपर्ट ने साहिल से बैठने को कहा और फिर धीरे से उठकर चीनी मिट्टी की केतली पकड़ी और साहिल के लिए एक कप चाय डाली। साहिल ने चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया, फिर भी उसे पिछली बार रिवर सिटी क्लब SCC के मुख्य सदस्य बिल के साथ ड्रिंक करने से कुछ अलग महसूस नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि इन सभी बड़े लोगों को चाय क्यों पसंद थी। उसे चाय में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। ये सिर्फ चाय थी। उसकी राय में ये केवल उसकी प्यास बुझाने के लिए थी और उसे इसे चखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि चूंकि वे इतने गंभीर थे इसलिए उसे नाटक करना पड़ा। जी, साहिल ने एक शब्द में उत्तर दिया। रूपर्ट देख सकता था कि साहिल केवल औपचारिकता निभा रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हर किसी का अपना जीवन जीने का तरीका होता है। चूंकि उसे चाय पसंद नहीं थी इसलिए वह उसे उस पर थोपेगा नहीं। चाय के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से चर्चा करना जिसे इसके बारे में कुछ नहीं पता हो, भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। साहिल, सबसे पहले मैंने तुम्हें आज यहाँ धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित किया है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना चार्ली और सैंडी यहाँ बैठे होते या नहीं। दूसरी बात, मैं तुमसे मिलना चाहता था, रूपर्ट ने कहा। ओल्ड मास्टर लूथर, इसका उल्लेख न करें। चार्ल्स और मैं दोनों SCC के सदस्य और अच्छे दोस्त हैं। चार्ल्स ने हमेशा मेरी मदद की है, इसलिए मेरे लिए ऐसा करना ही सही है। सैंडी उन दोनों को इतना विनम्र होते देखकर थोड़ी अधीर हो गई। उसने अचानक बीच में ही टोक दिया, दादाजी, साहिल, क्या आप कृपया इतने विनम्र न हो। हम सभी एक दिन एक ही परिवार हो सकते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, तीनों लोग ठिठक गए। चार्ल्स और रूपर्ट दोनों ने सैंडी की ओर हैरान नजरों से देखा। सैंडी को एहसास हुआ कि यह गलत लग रहा था और वह समझाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह केवल शर्मा सकती थी और कह सकती थी, मैं अपना होमवर्क करने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। आप लोग बातें करते रहें। फिर वह उठकर चली गई। सैंडी के जाने के बाद साहिल ने ओल्ड मास्टर लूथर के साथ बातचीत की। फिर ओल्ड मास्टर लूथर ने चार्ल्स को साहिल के साथ रहने के लिए कहा। वे खुद उठे और ऊपर चले गए। सैंडी पूरे लंच के दौरान शर्माती रही। वह साहिल से भी बचती रही, उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। लंच के बाद साहिल जाना चाहता था, लेकिन ओल्ड मास्टर लूथर ने उसे अकेले स्टडी रूम में बुलाया। बैठो साहिल। रूपर्ट अपने स्टडी रूम में सोफे पर बैठे थे और साहिल से बात कर रहे थे। साहिल बैठ गया, चुप रहा और उनके कुछ कहने का इंतजार करने लगा। ओल्ड मास्टर लूथर ने उसे किसी और चीज के लिए यहाँ बुलाया होगा। साहिल, तुम्हें क्या लगता है कि लूथर परिवार अभी कैसा कर रहा है? रूपर्ट ने पूछा। मशहूर, साहिल ने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसे नहीं पता था कि रूपर्ट ऐसा क्यों पूछ रहा था। हालांकि जहां तक वह जानता था, लूथर परिवार रिवर सिटी और पूरे साउथ रिवर प्रोविंस में मशहूर था। ये सिर्फ एक दिखावा था। अगर मैं अचानक चला जाऊं और लूथर परिवार से कोई भी बोझ उठाने के लायक न हो, तो लूथर परिवार मांस का एक टुकड़ा होगा जिसे हर कोई काटने की कोशिश करेगा, रूपर्ट ने आह भरते हुए कहा। साहिल कहने से पहले ठिठक गया, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि चार्ल्स में वह क्षमता है। चार्ली वास्तव में लूथर परिवार की तीसरी पीढ़ी में उत्कृष्ट है, लेकिन वह पूरे लूथर परिवार का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। उसे और अनुभव की आवश्यकता है। साहिल को नहीं पता था कि क्या कहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओल्ड मास्टर लूथर उसे ये सब क्यों बता रहे थे। वह लूथर परिवार से नहीं था। साहिल, मैं चाहता हूं कि तुम लूथर परिवार की तब तक रक्षा करो जब तक चार्ली खुद लूथर परिवार का बोझ उठाने के लायक न हो जाए, रूपर्ट ने अचानक गंभीरता से कहा। ओल्ड मास्टर लूथर, क्या आप मुझे कुछ ज्यादा ही ऊंचा नहीं समझ रहे हैं? मैं लूथर परिवार की रक्षा कैसे कर सकता हूं जब वह पहले से ही अपनी शक्ति के शिखर पर है? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? साहिल ने कहा। रूपर्ट मुझसे लूथर परिवार की रक्षा करने के लिए कह रहा है। क्या यह मजाक नहीं है? मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? क्या मुझे अभी इतना डरपोक होने की जरूरत होती अगर मैं लूथर परिवार की रक्षा कर सकता? मैंने खरीदने वाली सुविधा को सक्रिय कर दिया होता और मेरे लग्जरी पॉइंट्स आसमान छू गए होते। साहिल, तुम्हें इतनी जल्दी मना करने की जरूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से तुमसे लूथर परिवार की रक्षा करने के लिए मुफ्त में नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें अगला एक बड़ा तोहफा देने जा रहा हूं, रूपर्ट ने शांति से कहा। साहिल पहले ही अवाक था। ये किसी बड़े तोहफे की वजह से नहीं है, ठीक है? मैं बस इसे करने में सक्षम नहीं हूं। अगर वह ऐसा करने में सक्षम होता तो लूथर परिवार के मुसीबत में होने पर उनकी मदद करने में उसे कोई आपत्ति नहीं होती। हालांकि अभी उसे ऐसा करने के लिए कहना व्यर्थ होगा। वह तो खुद को बचाने में भी मुश्किल महसूस कर रहा था। ओल्ड मास्टर लूथर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूं। मैं बस इसे करने में सक्षम नहीं हूं। अगर मैं सक्षम होता तो मुझे लूथर परिवार की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होती। आखिरकार चार्ल्स और मैं अच्छे दोस्त माने जाते हैं। बेशक अगर लूथर परिवार को मदद की जरूरत होगी तो मैं आगे आऊंगा।
रूपर्ट ने साहिल की बात अनसुनी कर दी और आगे कहा, साहिल, क्या तुम जानते हो कि जब तक मैं हूं तब तक लूथर परिवार का अस्तित्व रहेगा, लेकिन मेरे बिना गिर जाएगा। लूथर परिवार मेरी वजह से अपने शिखर पर है, लेकिन मैं मौत से एक कदम दूर एक बुरा आदमी हूं। साहिल को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उसने सोचा था कि ओल्ड मास्टर लूथर कोई शक्तिशाली व्यक्ति होंगे, लेकिन उनसे मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वे केवल एक बुरे आदमी थे। साहिल की दिमागी शक्ति अब इतनी मजबूत थी, लेकिन उसे ओल्ड मास्टर लूथर से जरा भी खतरे का एहसास नहीं हो रहा था। यह संभव था कि ओल्ड मास्टर लूथर कभी शक्तिशाली रहे होंगे, लेकिन अब वे केवल एक साधारण बुरे आदमी थे। ये कल्पना करना मुश्किल था कि वर्तमान में अपने चरम पर रहने वाला परिवार इस बुरे आदमी द्वारा बनाया गया था। अगर बुरा आदमी अचानक चला जाए तो विशाल लूथर परिवार ढह जाएगा। मैं नहीं समझा, कृपया विस्तार से बताएं, ओल्ड मास्टर लूथर, साहिल ने कहा। ऐसा नहीं था कि वह जिज्ञासु था या कुछ और, लेकिन रूपर्ट स्वाभाविक रूप से विस्तार से बताने वाले थे क्योंकि उन्होंने विषय उठाया था। वह बस पूछकर अनुपालन कर रहा था। निश्चित रूप से, रूपर्ट ने आगे कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी एक और पहचान है। वह क्या है? साहिल ने सहयोग करते हुए पूछा। नेशनल स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बी का एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड सदस्य। नेशनल स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बी का एक सेवानिवृत्त सदस्य। वह किस तरह का संगठन है? साहिल ने उत्सुकता से पूछा। इस संगठन की बात करें तो पहले मार्शल आर्टिस्ट्स के बारे में बात करना जरूरी है। मार्शल आर्टिस्ट्स कभी गायब नहीं हुए, बस आम लोगों के लिए उनसे संपर्क करना मुश्किल होता है। साहिल, तुम्हें ये सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए, है ना? साहिल को ये पता था। अपने जीवन के पहले 21 वर्षों में उसने कभी किसी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं देखा था, न ही वह मार्शल आर्टिस्ट्स के अस्तित्व के बारे में जानता था। हालांकि जब से उसने सिस्टम प्राप्त किया था, उसने सीखा कि सिर्फ इसलिए कि वह कुछ नहीं जानता था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसका अस्तित्व नहीं था। उसका स्तर पहले बस इतना कम था कि वह कभी उनसे बातचीत नहीं कर पाता था। उसके मन में कभी यह नहीं आया था कि कोई भी बंदूकों से उतना ही निडर हो सकता है जितना टेलीविजन पर दिखाया जाता है। फुलर गोल्डन सैंड्स में जैकरी से लड़ने के बाद ही उसने दुनिया में लोगों के एक ऐसे समूह की खोज की जिनके पास ऐसी शक्तियां थीं जो केवल टेलीविजन पर ही मौजूद थीं। साथ ही वह अनजाने में उस समूह में शामिल हो गया था। रूपर्ट ने आगे कहा, मार्शल आर्टिस्ट्स एक ऐसा समूह है जो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। उनमें से कुछ साधारण आग्नेयास्त्रों फायर आर्म्स का सामना करने के लिए पहले से ही काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन इस समूह में हर कोई प्रलोभन टेम्पटेशन का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसलिए जब वे गलती करते हैं तो वे समाज को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। राज्य अब इन लोगों को साधारण सैनिकों से नहीं डरा सकता, और इसीलिए नेशनल स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी। वे कानून प्रवर्तनकर्ता, लॉ एनफोर्सर्स और पर्यवेक्षक सुपरवाइजर्स हैं जिन्हें देश ने मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए स्थापित किया है। मैं उनमें से एक हुआ करता था, लेकिन एक मिशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए मैं एक सेवानिवृत्त सदस्य बन गया। एक बार जब आप इस संगठन में होते हैं, जब तक आप राजद्रोह नहीं करते या कोई बड़ी गलती नहीं करते, आपको हमेशा पूरी स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा संरक्षित किया जाएगा। ये सुरक्षा आपके परिवार तक भी विस्तृत है। स्पेशल टास्क फोर्स को जो सहारा दे रहा है वह राष्ट्र है। मैं सेवानिवृत्त हुआ क्योंकि मैं एक मिशन में घायल हो गया था, इसलिए जब तक मैं जीवित हूं तब तक लूथर परिवार को कुछ भी करने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन अगर मैं मर गया तो लूथर परिवार बिना किसी संबंध के मेरे मांस का एक स्वादिष्ट टुकड़ा बन जाएगा। रूपर्ट की बातें सुनने के बाद साहिल को कुछ संदेह हुआ। जब तक ओल्ड मास्टर लूथर जीवित हैं, तब तक पूरे लूथर परिवार की रक्षा की जा रही है। जैकरी ने उस समय चार्ल्स को मारने की हिम्मत कैसे की? इसलिए उसने पूछा, ओल्ड मास्टर लूथर, अगर आप अभी भी आसपास हैं तो जैकरी ने चार्ल्स और सैंडी को मारने की कोशिश क्यों की? ऐसा इसलिए है क्योंकि चार्ली ने पहले बंदूक निकाली थी, वरना जैकरी ने चार्ली और सैंडी को मारने की हिम्मत नहीं की होती, चाहे वह कितना भी बहादुर क्यों न हो। स्पेशल टास्क फोर्स केवल आपके परिवार को नुकसान से बचाती है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं होगी यदि आप पहले किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बदले में आप पर प्रहार किया जाता है। वह समझ में आता था। कोई आश्चर्य नहीं कि जैकरी, जो पहले शांति बनाना चाहता था, चार्ल्स द्वारा बंदूक निकालने के तुरंत बाद उसे मारने की कोशिश करने लगा। पता चला कि वह शुरू में डरा हुआ था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।